सबसे पहला मामला होता है कि हमारे अंदर के जो यकीन है वो क्या है। वो यकीन नहीं कि हम जुबान से कह रहे हैं या हमने देखा सुना है। हमने लोगों को माली तौर पे स्ट्रगल करते हुए देखा है, बहुत ज्यादा परेशान देखा है, तो दिमाग में बिलीव क्या बन गया, पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज है। तो वो उस मसले को एड्रेस करने के बजाय गलती क्या कर रहा है बाहर से कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे। लोग जैसे पैसे के पीछे पागल हैं और अच्छे खासे पागल हैं। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं बची। दिन भर आप ज्यादातर टाइम गुस्से में गुजार रहे हैं तो आपके जो सोचे होंगी वो पीसफुल आदमी वाली नहीं है। जो सोचे हमारी डोमिनेंट रहती हैं, हमारे फैसले उसी तरह के होते हैं। अगर आप जिंदगी के जो 3 सेक्टर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, किसी भी एक सेक्टर में आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, चीजें आपकी मर्जी की नहीं है, जब आप खुद अपने हाथ से अपनी कामयाबी को गारत करना शुरू कर देंगे। जो अमूमन हम कहते हैं ना, फला बंदा नाशुक्र है, कामयाबी संभाली नहीं गई, वो क्या था कि उसकी जो शख्सियत का जो ब्लूप्रिंट था वो उसकी आउटर रियलिटी से मैच नहीं कर रहा। जितने भी खुश अखलाक लोग हैं वो घर में बिल्कुल छड़े हुए होते हैं। हाँ, वजह क्योंकि वो अपने घर के पेन से फरार हासिल करने के लिए बाहर की अटेंशन सीख कर रहे होते हैं। 90% रूट कॉज घर के अंदर। इंसान घर से टूटता है, बाहर से नहीं। नेमतें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या आपको अपने आसपास कहीं सुकून दिखाई दे रहा है? रत्ती बराबर भी नहीं। खौफ भी जो है ना वो शिर्क में से है, यानी कि खौफ खुदा के अलावा हर किस्म का खौफ वो शिर्क है। चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अच्छी हो, बुरी हो, हलाल या हराम भी हो। अगर मैं कोई चीज़ आपके पास सीखने आ रहा हूँ और मैं पहले से अपने आप में चैंपियन बन के बैठा हूँ तो मैंने तो अपना माइंड ब्लॉक कर लिया ना। मैं आपसे क्या सीखूँ? जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, जो कि हमारे यहाँ तरबियत के नाम पे बचपन से दबाई जाती, तब तक आपके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। आज हमारे मेहमान जो हैं वो एक दफ़ा फिर बहुत सारे लोगों की फरमाइश के ऊपर तलहा हमीद भाई हैं। और तलहा हमीद भाई को हमने इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि उनके साथ हमने जो पिछला पॉडकास्ट किया था वो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका अभी तय होना और जिनका डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माशरे में मसाइल मौजूद हैं और उसको अब हकीकत ये है कि लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया है कि अगर उनके साथ इस किस्म के कोई नफ्सियाती मसाइल हैं तो उसको प्रॉपर ट्रीट होना चाहिए या उसका कोई इलाज होना चाहिए। तो इसी हवाले से हमारी कोशिश थी कि तलहा हमीद भाई जो हैं वो इस हवाले से बेहतर तौर पर गाइड भी कर सकते हैं और उनके पास इस हवाले से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन भी है। और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे फ़ोन आए और बहुत सारे लोगों की मैसेजेस पे भी रब्ता हुआ और उन सबका कहना ये था कि इन मौज़ूआत को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तलहा भाई को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। तलहा साहब कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह। सर खैरियत है? आप ठीक ठाक हैं? तलहा भाई, तो हमने जहाँ पर अपने पुराने मौज़ूआत को छोड़ा था वहीं से हम चीज़ों को स्टार्ट लेंगे और कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को हम आज इसके अंदर शामिल करें ताकि जो लोगों के मसाइल हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, चाहे वो ट्रॉमा के हवाले से हों, एंजाइटी के हवाले से हों, डिप्रेशन के हवाले से हों, माशरे में जो अफरा तफरी है उसके हवाले से हों, उनको हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर सकें। तो अगर हम स्टार्ट लेना चाहें वहीं से जहाँ से हमने शायद बात शुरू की थी कि ट्रॉमा जो था वो उससे होता क्या है, मतलब इंसानी ज़िंदगी पे ऐसा कौन से असरात मुरतब हो जाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी इतनी तबाह बर्बाद हो जाती है कि उसका अगर हल ना किया जाए और उससे ना निकला जाए तो सब कुछ ख़त्म। तो ट्रॉमा से निकलना क्यों ज़रूरी है? मतलब सही है, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में गुजारा करते रहते हैं, ट्रॉमा के साथ चलते रहते हैं। आप बताइए इंसानी शख्सियत पे, इंसानी ज़िंदगी पे उसके क्या असरात मुरतब हो जाते हैं? अमर भाई, इसमें ये देखना होगा कि इंसानी शख्सियत की जो फॉर्मेशन है ना उसका स्ट्रक्चर क्या है। सही है। इंसान की शख्सियत बनती कैसे? सही। सबसे पहला मामला होता है कि हमारे अंदर के जो यकीन है वो क्या है। वो यकीन नहीं जो हम ज़ुबान से कह रहे हैं या हमने देखा सुना है, वो जो हमारे दिल में चल रहा है, सही, उसकी कैफियत क्या है। इसकी फॉर्मेशन होती है अमूमन उन चीज़ों से जो हमारे गिरदोपेश में तवातुर से हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लेट से कि अगर हम अपने गिरदोपेश में देखते हैं कि जी मियाँ बीवी लड़ झगड़ ही रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक बिलीव बन जाता है, यकीन पुख्ता हो जाता है कि जी अज़वाजी ज़िंदगी मुश्किलात का ही शिकार रहती है। सही है। और फिर इसका असर कैसे पड़ता है इंसान की शख्सियत पे, वो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। हमने लोगों को माली तौर पे स्ट्रगल करते हुए देखा है, सही है, बहुत ज़्यादा परेशान देखा है, तो दिमाग में बिलीव क्या बन गया, पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है। इस बिलीव से होता क्या है कि ये हमारी जो जज्बाती कैफियत है उसके ऊपर असरअंदाज होता है। अच्छा। जो हमारी इमोशनल स्टेट है। सही। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि कोई इवेंट बार बार रिपीट होता रहे तो वो बिलीव उतना स्ट्रांग होता रहता है। सही। इसी तरह अगर खुदा ना खासा कोई ट्रॉमा हुआ है और वो रेपिटेटिव हुआ है, ट्रॉमा के 3 टाइप्स हैं। अच्छा। एक कहलाता है एक्यूट ट्रॉमा, कोई एक इंसिडेंट लाइफ में हुआ और वो आज से 15 साल 20 साल पहले था। जैसे मैंने अपने फादर की डेथ का ट्रॉमा डिस्कस किया, वो एक सिंगल इवेंट था। सही है। एक ट्रॉमा कहलाता है क्रॉनिक ट्रॉमा। अच्छा। यानी सेम इवेंट या सेम टाइप ऑफ पेन बार बार रिपीट होता रहे। अच्छा। जैसे डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है, मुस्तकिल चलते रहते हैं तो ज़िंदगी मुस्तकिल चलते रहते हैं।
और एक चीज़ कहती है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, अच्छा, वो क्या है? जहाँ मल्टीपल क्रॉनिक ट्रॉमा से इंसान सफ़र कर रहा हो। सही। ठीक है, मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे घर में अब्यूज़ है, हम्म, बाहर लोगों से धोखे खा रहा है। सही है। ठीक है, अब वो जिस काम में इंसान जाता है वो लोगों से धोखे खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि वो खुद से अपनी क्या कहते हैं सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, सही है। चीज़ों को असेस नहीं कर पा रहा, तो नतीजे में उसको चीट हो रहा है। हम्म। अब घर के हवाले से उसका बिलीव बन गया कि जी घर की ज़िंदगी बेसुकून होती है, तो वो उस मसले को एड्रेस करने के बजाय गलती क्या कर रहा है बाहर से कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे। लोग जैसे पैसे के पीछे पागल हैं और अच्छे सही। खासे पागल हैं। हाँ हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं बची है। पैसे की अहमियत से इनकार नहीं है, हम्म, लेकिन पैसा हर मसले का हल नहीं है। सही। तो वजह क्या है कि जो घर का पेन है उसको एड्रेस कर नहीं पा रहे हैं, तो वो उसको परसीव क्या कर रहे हैं कि क्योंकि मेरे पास पैसे कम है इसीलिए लोगों का बिहेवियर मेरे साथ ऐसा है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इशू कुछ और है, हल वो कोई और बिल्कुल अलग तरीके से करना चाह रहे हैं। तो वो घर में भी इंसान सफ़र कर रहा है, बाहर भी लोगों से धोखे खा रहा है, तो वो मल्टीपल क्रॉनिक ट्रॉमास को लेके बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई। सही है। ठीक है, जो हमारी जज्बाती कैफियत होती है ये हमारे सोचने के तरीके पे असरअंदाज होती है। अच्छा। मैं ज़िंदगी को, मामलात को, कारोबार को, रिश्तों को, किसी भी चीज़ पे जब मैं सोचना गौर व फिक्र करना शुरू करूँगा तो मेरे वो बिलीव्स जो मेरी इमोशनल स्टेट को रेगुलेट कर रहे हैं और मेरी वो इमोशनल स्टेट जो उसके नतीजे में ट्रिगर हो रही है वो मेरी सोच की तर्ज पे असरअंदाज होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इमोशनल हीलिंग या ट्रॉमा रिमूवल कितना ज़रूरी है। सही है। जो मेरी सोच की तर्ज होगी मेरे फैसले भी वैसे ही होंगे। सही है, बिल्कुल। लेट से मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चोटें खाई और मैं खौफज़दा इंसान हूँ। हाँ, अब अमार भाई बेचारे जब भी मेरे पास आएंगे मुझे हेल्प करने के लिए, तो मैं उस हेल्प को भी थ्रेट परसीव करूँगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों डरे, खौफ बैठा हुआ है ना दिमाग खौफ में। बैठा हो ना अंदर। देखो धोखा होगा कुछ, फिर एक दफ़ा कुछ कहानी नहीं अब होगी। मेरी चॉइस क्या होगी? मैं अमार भाई से कटूंगा। अमार भाई ज़्यादा मेरे पीछे पड़े, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, मैं बिल्कुल मंदिर से गायब हो गया। सही है। अब अमार भी देख रहे हैं यार ये 38 साल का बंदा क्या बच्चा वाली हरकतें कर रहा है। हाँ। मसला ये है कि आप फिजिकल एज को देख रहे हैं, जो सही है। मेंटल एटीट्यूड है वो तो बिल्कुल गारत हुआ पड़ा है सही है, बिकॉज ऑफ बिलीव्स एंड इमोशनल स्टेट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब जिस किस्म के मेरे फैसले होंगे हम्म मेरा तर्ज अमल भी वैसा ही होगा, जिसको आप सही। कह लें एटीट्यूड। हम्म। सही है, या बिहेवियर। हम्म। जो मेरा बिहेवियर है एक टाइम पे आके मेरी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। सही है, बिल्कुल। यानी ये स्टेप्स किस तरह बन रहे हैं कि आवर बिलीव्स इन्फ्लुएंस आवर इमोशनल स्टेट। ठीक है। जो इमोशनल स्टेट ज़्यादा देर तक आप पे तारी रहती है वो आपकी थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। सही अगर है। दिन भर आप ज़्यादा टाइम गुस्से में गुजार रहे हैं हम्म। तो आपके जो सोचें होंगी वो पीसफुल आदमी वाली नहीं होंगी। सही है। हाँ, दिन में आप 5 मिनट पुरसुकून रहे लेकिन बाकी पूरा दिन आप गुस्से में रहे, सही है। तो डोमिनेंट स्टेट कौन सी थी? गुस्से की गुस्से थी। वाली। तो आपकी सोचें भी ऐसी ही होंगी, सही। इंतकामन होंगी, सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे दूँ, उसको शटअप कॉल दे दूँ, मार लूँ, पीट लूँ। मार पीट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, आपके पास सोल्यूशन भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और जब सोचें ऐसी होंगी तो फिर आपके फैसले भी ऐसे होंगे। भाई फला फर्द ने बदतमीजी की, बाउंड्री का कॉन्सेप्ट भले आपने पढ़ भी लिया, बाउंड्री स्टैब्लिश नहीं करेंगे, आप जाकर उसको जूते लगाएंगे। सही है। ठीक है, क्योंकि सोचें जो हैं अब वो आपके फैसलों पर और फैसले पर आपके अमल पर असरअंदाज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सोचें हमारी डोमिनेंट रहती हैं हमारे फैसले उसी तरह के होते हैं। सही है। हमने जितनी किताबें पढ़नी है पढ़ लें, जो हमारी इंटरनल स्टेट है वो हमारी चॉइसेस डिक्टेट करती है। ठीक है। जिस किस्म के फैसले हमारे होते हैं उसी किस्म का हमारा बिहेवियर होता है। सही है, बिल्कुल। और जो बिहेवियर हमारा लॉन्ग टर्म रहता है वो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। ये गुस्सीला है, ये बेवकूफ़ है, चिड़चिड़ा है, ये चिड़चिड़ा है, नफसियाती है, पागल है, जो भी। हाँ। वो क्या है कि उसकी जो डोमिनेंट स्टेट है या डोमिनेंट उसका जो एटीट्यूड है वो एक सर्टेन वे में है, सही है। तो वही उसकी शख्सियत का हिस्सा बन हिस्सा चुका बन है। गया। और शख्सियत या जो पर्सनैलिटी है वो आपकी पर्सनल रियलिटी, एक इंडिविजुअल की रियलिटी के बिल्कुल इक्वल होती है। अच्छा। अगर आप ज़िंदगी के जो 3 सेक्टर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, किसी भी एक सेक्टर में आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, चीज़ें आपकी मर्जी की नहीं है, इसका मतलब जो आपका इंटरनल प्रोग्रामिंग है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है पहले। सही। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम सक्सेस की भी क्वेश्चन जिक्र भी किया था हमने इस पे भी कि माइंडसेट, स्ट्रेटजी, एक्शन सही इक्वल्स टू रिजल्ट्स। तो अगर माइंडसेट ही पुअर हुआ है तो आपको हेल्दी रिजल्ट्स या रिच रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मिल भी गया तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जो इंटरनल प्रोग्रामिंग है या आपकी शख्सियत है वो उससे अलाइन नहीं है। नहीं हो पा रही। जब वो उससे अलाइन नहीं है तो आपका सेल्फ सबोटाजिक मोड एक्टिवेट हो जाएगा।
सही। जब आप खुद अपने हाथ से अपनी कामयाबी को गारत करना शुरू कर देंगे। अच्छा। जो अमूमन हम कहते हैं ना, फला बंदा नाशुक्र है, इससे कामयाबी संभाली नहीं गई। हाँ हाँ हाँ। वो क्या था कि उसकी जो शख्सियत का जो ब्लूप्रिंट था वो उसकी आउटर रियलिटी से मैच नहीं कर रहा था। अच्छा, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं। देखें, ये क्योंकि ख़ासतौर पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है ना मामला, क्योंकि एक बंदा अचानक से बहुत प्रॉब्लम में होता है, कामयाब होना शुरू होता है, बहुत कामयाबी पे पहुंच जाता है, फिर अचानक से धड़म से मुंह के बल नीचे गिरता है। अच्छा, अब वहाँ पर लोग बोलते हैं पहले तो जो पहला फेज़ होता है, हाँ औकात में आ गया, एक तो ये वाली कैफियत होती है जो उसको जूते मारने के लिए बैठी होती है, जो शायद हासिदीन की होती है। दूसरा ये होता है कि कामयाबी संभाल ही नहीं सका, देखो ना कहाँ तक पहुँचाया था, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त मिली नहीं, कामयाबी। इमरान खानी की मिसाल बहुत ज़्यादा लोग कोट करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना कामयाब किया। अल्ताफ़ हुसैन के लोग एग्जाम्पल्स कोट करते हैं कि इतनी पावर, इतनी ताकत के बावजूद भी संभाल ही नहीं सके। क्या चीज़ क्या ये एक्सप्लेन करिएगा। एक चीज़ समझें कि इंसानी ज़िंदगी का बनाव बिगाड़ होता क्या है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहता है कि योर पर्सनल रियलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू योर पर्सनैलिटी। आपकी जो ज़ाती हकीकत है वो आपकी शख्सियत के बिल्कुल इक्वल होगी। सही है। आप अपनी शख्सियत को सरपास नहीं कर सकते, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। सही है। अगर आपको ज़िंदगी के किसी भी सेक्टर में ग्रो करना है, ग्रोथ आपको चाहिए, तो पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अपने माइंड सेट में चेंजेस लानी पड़ेंगी। जब तक आप ग्रोथ माइंड सेट डेवलप नहीं करेंगे, आप अव्वल तो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाएंगे। सही है। हो गई, आप संभाल नहीं पाएंगे। सही है। आपका सेल्फ सबोताज एक्टिवेट होगा कि देखो यू डोंट डिजर्व दिस लेवल ऑफ सक्सेस। तो आपको जो इंटरनल थर्मोस्टेट है, हाँ हाँ हाँ, खुद ही बंद हो उसको नीचे लेके जाएगा। आ जाएगा। सही। ठीक है। तो पर्सनैलिटी को हमने डायसेक्ट किया। बिलीव्स असरअंदाज होते हैं इमोशनल स्टेट पे, इमोशनल स्टेट असरअंदाज होती है थिंकिंग प्रोसेस पे, ठीक है। और थिंकिंग प्रोसेस असरअंदाज होता है चॉइसेस पे। सही। और जैसी चॉइसेस होंगी वैसे ही एक्शन या बिहेवियर होंगे। ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म एक्शन या बिहेवियर वही होंगे आपकी पर्सनैलिटी बन वो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी बन गई। ठीक है। ठीक है। अगर आप दोस्तों में बहुत ज़्यादा सोशल हैं और दोस्त कहते हैं जी हमारी इज़ अ वेरी जॉली पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपका पीछे पूरा जो ब्लू प्रिंट है पर्सनैलिटी का वो उससे मैच कर रहा है। ठीक है। लेकिन वही अम्मार जो दोस्तों में सोशल है या बहुत ज़्यादा जॉली है, वो घर में इतना सड़ा हुआ क्यों है? हाँ, जितने भी खुश अखलाक लोग हैं वो घर में बिल्कुल जल- सड़े हुए होते हैं, हाँ, वजह। क्योंकि वो अपने घर के पेन से फरार हासिल करने के लिए बाहर की अटेंशन सीख कर रहे होते हैं। सही है। देखें, पर्सनैलिटी की जो फॉर्मेशन होती है ना, उसका मेजर पोर्शन है आपका अपना घर। सही है। ठीक है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान पे अगर आप कोई बहुत भारी तकलीफ देख रहे हैं, 90% रूट कॉज घर के अंदर मौजूद है। अच्छा। इंसान घर से टूटता है, बाहर से नहीं टूटता। सही। ठीक है। अब उसमें फिर आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या मामला हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक बच्चा जिसको बचपन से लान तान और तजलील का ही सामना करना पड़ा है, सही है। आपको क्या लगता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होगा? वो तो घर से खौफ लेके निकला ना कि बाहर वाले मुझे जलील ना कर दें, बाहर वाले मुझे अथॉरिटी फिगर जब वो डांट ना दें, उसको बॉस का खौफ हमेशा ओवरलोड रहेगा। सही है। वो क्यों है? क्योंकि घर में उसके ऊपर अथॉरिटी इतनी इम्पोज की गई है कि वो अथॉरिटी का खौफ बैठ गया उसके माइंड में। ठीक है। यहाँ गलती कहाँ होती है? ट्रीटमेंट के दौरान, जब मसाइल यकीन से बिगड़ के इमोशनल स्टेट तक आ जाते हैं, तो अब ये बिलीफ का मसला नहीं रहा, सही है। अब ये इमोशनल कंडीशनिंग का मसला हो गया। सही है। लोग इमोशनल इश्यूज़ को लॉजिकलाइज या रैशनलाइज करने बैठ जाते हैं। ठीक है। एक सिंपल मिसाल लें, हम और आप जब स्कूल में पढ़ते थे, हफ्ते में एक दिन आलू गोश्त बनता था, मेहमान के आने पर मुर्गी बनती थी। सही है। घर वाले सारे खुश थे, ज़िंदगी बहुत सुकून में गुजर रही थी। आज मुर्गी घरों में उस तरह खाई जाती है कि जैसे सब्जी दाल खाई जाती है। हाँ। ठीक है। अपनी पूरी लाइफ उठाएं, अब्बा कितनी बार आउटिंग के लिए बाहर लेकर गए? मतलब क्या था, हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, क्या? हाँ, चले जाते थे शायद हम लोग तो। ठीक है। अब हफ्ते में 2-3 दफ़ा का मामूल बन चुका है। अगर आउटिंग नहीं हो रही तो बाहर से खाना मंगा लें। ऐसा ही है। ठीक है। नेमतें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या आपको अपने आसपास कहीं सुकून दिखाई दे रहा है? नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं है। सुकून तो क्या, शुक्र भी नहीं है। दुनिया अंधों की तरह पैसे के पीछे भाग रही है। देखिए, पैसे की अपनी एक अहमियत है, लेकिन वो जिन मसाइल को पैसे से हल करने की कोशिश कर रही है वो मसाइल अलग हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई मसला आपकी जज्बाती कैफियत का मसला बन चुका है, हाँ, तो आप उसको बिलीफ या यकीन के दर्जे पर एड्रेस नहीं कर सकते। मैं आपको जितनी मर्जी आयतें हदीसें सुना लूँ, अगर आपके अंदर खौफ बैठा हुआ है, आपका ईमान प्रॉपर तरीके से खुल के बाहर ही नहीं आएगा। सही है। ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल लेते हैं, आग में फेंका गया। अब वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कि वो आग की तरफ जा रहे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं कि अल्लाह के खलील मुझे हुक्म दे मैं इस आग को बुझा दूँ।
और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल क्या पूछते हैं, जिब्राइल खुद आया या उसने भेजा है? मेरे और आपके सर पर जब मौत पड़ी होगी ना, तो हम तो आवाज़ें मार रहे होंगे कोई आए और हमें बचाए। सही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल क्या है कि मौत सामने खड़ी है, उस पर भी ये पूछ रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से आए हो या हुक्म से आए हो, यानी मुकद्दम क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात। ये वो चीज़ है कि जिसको आप कहते हैं तवक्कुल या ईमान। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर आप कुरान में पढ़ें ना, तो अल्लाह ताला ने जिस खूबसूरती से उनकी तारीफ़ की है कि आपको सोचने मजबूर कर दी कि ये क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो आयतों का मफहूम है वो इस तरह से है कि इब्राहीम अपनी ज़ात में अंजुमन थे। हम में से कोई भी इंसान कोई भी काम करना शुरू करता है, पहले वो हम ख्याल लोगों को इकट्ठा करता है, सही है, फिर वो ऐसा ऐसा ग्रुप बनता है और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके फैलना शुरू होते हैं, अपनी बात को, अपनी दावत को फैलाना शुरू करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले पूरी कौम से टकरा गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से न थे। और ये मकबूल जान साहब ने एक दफ़ा बयान किया था कि खौफ भी जो है ना वो शिरक में से है, यानी कि खौफ खुदा के अलावा हर किस्म का खौफ वो शिरक है। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौत की तरफ जा रहे हैं लेकिन मौत का खौफ ही नहीं है। सही। और वो जिब्राइल अमीन जैसी हस्ती से भी ये वेरीफाई कर रहे हैं खुदा आया या उसने भेजा। सही। अगर उसका हुक्म है तो ठीक, वरना वापस जाओ। समझाने का मकसद ये है कि एक आदमी शदीद तरीन खौफ में है और मैं और आप उसको आयतें और हदीसें सुना रहे हैं, तो क्या उस गरीब पे असर करेंगी? शायद ना करें। इल्ला ये कि अल्लाह उसका दिल पलट दे। अप्रोच सीधी नहीं है, क्योंकि इंसानी शख्सियत के जो मामले हैं वो मामला यकीन से आगे बढ़ के जज्बाती कैफियत में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, तो क्या अब करें, क्या जाए? फिर बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई, अब क्या करें? अब इसमें ये होता है कि जब ये चीज़ें समझ में आई कि पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर क्या है, सही है, जो इश्यूज़ बिलीफ के लेवल पे वो कैसे एड्रेस हो सकते हैं, जो इमोशनल कंडीशनिंग पे आ चुके हैं, फिर कंडीशनिंग को तोड़ा कैसे जाए। ठीक है, यहाँ पे रोल आता है इमोशनल थेरेपीज़ का। अच्छा, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि NLP का जो स्विच पैटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त है, एकदम से आपकी इंटरनल स्टेट को चेंज करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे उसमें ये होता है कि आप दो मुतज़ाद कैफियत को एक ही टाइम पे बैक एंड फोर्थ स्विच करते हैं। अच्छा, जैसे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपको खौफ आ रहा है, उसी वक्त आप किसी ऐसी मेमोरी को सोचें कि जहाँ पे पॉजिटिव इमोशन बड़ी इंटेंसिटी के साथ थे। सही है। लेट से आपने यूनिवर्सिटी में दोस्तों क्रिकेट खेल रहे थे, आपकी टीम जीत गई, अब आप लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, उस चीज़ को याद कर लें, जो नॉस्टैल्जिया वाली बात आपने लास्ट टाइम की थी। हाँ, ठीक है, और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव पे बैक एंड फोर्थ स्विच करते रहें। सही है। उसका असर क्या होगा कि इंसानी जहन एक ही वक्त में दो मुतज़ाद चीज़ों को नहीं रख सकता। ठीक है, तो वो कंडीशन टूट जाएगी। सही है। एक मेथड हम लोगों ने किया था, उसका तरीका क्या है, ये मैंने जब बॉडी के एनर्जेटिक सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं, ट्रॉमा जो रिमूव करने वाला, ट्रॉमा रिमूवल, हाँ, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि आप ट्रॉमा रिमूव करते कैसे हैं। हम कोशिश करेंगे उसको बाद में यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिस में दिखा भी सकें, ताकि लेकिन आप अगर उसको एक्सप्लेन कर सकें कि क्या चीज़ है वो। इंसानी जिस्म की जो एनर्जी है वो सिंपल सर्कुलेशन नहीं है, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट में है। अच्छा, ठीक है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसका मल्टी डायरेक्शनल फ्लो है, उसमें से एक डायरेक्शन है क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी पेनफुल मेमोरी है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि पेनफुल मेमोरी में जो सबसे पेनफुल मोमेंट होता है वहाँ पे उस मूवी को हमने फ्रीज कर लिया, जस्ट लाइक एन इमेज। जैसे जब मैं अपने फादर की डेथ का ट्रॉमा रिजॉल्व कर रहा था, तो वो मोमेंट के मैं फ़ोन पे हूँ और मुझे अपनी वालिदा की आवाज़ कानों में आती है कि योर फादर इज़ नो मोर। मैंने उस मोमेंट को बिल्कुल फ्रीज कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा कि मैं आंखें बंद करके खड़ा हो जाऊँगा और मैं ये तसव्वुर करूँगा कि वो जो फ्रोज़न इमेज है मैं उसके सेंटर को टच कर रहा हूँ अपनी इंडेक्स फिंगर से। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में वो जो इमेज है वो मेरी इंडेक्स फिंगर से इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, ना तो वो दूर जाएगा ना वो स्लिप अवे होगा। ठीक है। अब मैं अपनी इंडेक्स फिंगर से उस इमेज को टच कर रहा हूँ और अपने साथ साथ उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। अच्छा, काउंटर जाना है। ठीक है, ठीक है। बॉडी का नेचुरल फ्लो क्या है? क्लॉकवाइज है, लेकिन जब एंटी एनर्जेटिक कनेक्शन ब्रेक करना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, 3.5 चक्कर मूव कर लें, जैसे मैं अभी आपकी सिमत में हूँ, एक चक्कर वापस इसी सिमत में होगा। ठीक है, तो 3.5 चक्कर मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे ख़त्म होगा। ठीक है, 3.5 चक्कर पूरे करने के बाद हाथ नीचे करें, ओपन योर आइज और उस मेमोरी को रिविजिट करें कि क्या वो ट्रॉमा आपको इमोशनली फील हो पा रहा है। जो ट्रॉमा हमने लास्ट पॉडकास्ट में आपका रिमूव किया है, तकरीबन 2 महीने हो गए,
उस मेमोरी में जाएँ, क्या वो फील हो रही है? शायद नहीं है। ऑनेस्टली हाँ नहीं है मेरे ख्याल में तो। क्योंकि मेमोरी अपनी जगह पे रहती है, मेमोरी रेज नहीं हो सकती, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन है वो टूट जाता वो है। ब्रेक हो जाता है। ठीक है। अब आप इस मेमोरी को 10,000 दफ़ा रिविजिट कर लें, जितनी बार चाहे रिविजिट कर लें, जितने मर्जी अरसे बाद रिविजिट कर लें, सही है। जब कनेक्शन ब्रेक हो चुका है तो उस मेमोरी को लेके आपके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अच्छा, ये किसी भी किस्म की मेमोरी को आप इस तरीके से रिमूव करवा सकते हैं? किसी भी मेमोरी को, कितनी चाहे वो ही नेगेटिव painful क्यों ना हो, पॉजिटिव हो, अच्छी हो, बुरी हो, हलाल या हराम भी हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि देखें, इंसान जो है ना, इंसान की जो तख्लीक है, इंसान ये जो पूरा एक अमल है इर्तिका का, जो सिविलाइजेशन जिस तरह से डेवलप हुई हैं, सही है। हम चीज़ें करते 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 अपनी गलतियों से सीखते सीखते आगे बढ़े हैं। सही है। मेमोरी ह्यूमन डिज़ाइन में इसलिए डिलीट नहीं होती क्योंकि अगर मेमोरी डिलीट हो गई इंसान सीखेगा कैसे? सही है। इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करना क्यों ज़रूरी है? कि उस एक्सपीरियंस में जो मैसेज है उससे सीख के हम आगे बढ़ें। सही है। कौन सा ऐसा इंसान है जिससे आज तक ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं हुई? सही। कौन सा ऐसा इंसान है जो ये कह सकता है कि मुझसे अब गलतियाँ नहीं होती? ठीक है। या कौन सा ऐसा इंसान है जो ये दावा करता है कि मैं आइंदा गलतियाँ नहीं करूँगा? गलतियाँ सबसे होती हैं, ये ह्यूमन नेचर है। सही है। उन्हीं गलतियों को एज अ फीडबैक यूज़ किया जाता है कि मैंने इस गलती से सीखा क्या। अब आगे मैं अपनी अप्रोच में क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगा कि जिससे मेरे मामला पहले से बेहतर हो जाए। सही है। और ये क्यों ज़रूरी है? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उससे गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। ठीक है। ठीक है, यानी कोई मुझे कहे ना कहे, पढ़ाए ना पढ़ाए, समझाए ना समझाए, बीइंग अ मुस्लिम मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँ सही अपनी लाइफ के तमाम एरियाज़ में। सही। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ़रार की नफ्सियात, जैसे हमने शऊरी दर्जे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जो शऊर का पहला दर्जा है, वहाँ पे क्या होता है कि या तो आप पेन से बिल्कुल डिनाइल का शिकार हो जाते हैं। अब हमारे भाई मुझे समझा रहे हैं कि तना तुम्हारी लाइफ में ये सेक्टर डिस्टर्ब है, इसको एड्रेस करो। सही है। और मैं डिनाइल का शिकार हूँ, नहीं हमारे भाई ऐसा मसला नहीं है, मेरा काम थोड़ा चल जाएगा, पैसे आ जाएंगे तो ये सारे मसले एड्रेस हो जाएंगे, एड्रेस कर लूँगा। हाँ ठीक है, मैं डिनाइल में हूँ। दूसरा, शऊर के जो पहले दर्जे में अफराद होते हैं वो पेन को लेके सिसक रहे होते हैं। सही है। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो तकदीर के रहमो करम पे हैं। ये हम उसी का जिक्र करें जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। ठीक है, कि हम तकदीर के रहमो करम पे हैं, अल्लाह ताला ने हमें तकदीर लिखी ही ऐसी है। अच्छा, वो फिर किस कैफियत का शिकार रहते हैं? वो मायूसी, एंग्जाइटी, इन चीज़ों में उलझे रहेंगे हमेशा उलझे कि रहेंगे। शायद ये तकदीर का यही लिख दिया गया हमारा। तकदीर नहीं लिख दिया। मैंने क्या कहा था कि आपकी जो इमोशनल कंडीशनिंग होगी वो आपकी सोचों पे असरअंदाज होगी। सही, और वही सोच फिर पर्सनैलिटी बन जाएगी। पर्सनैलिटी बन जाएगी। अब आपने जितना ऐसे फ़र्द को आयत हदीसें पढ़ानी है, वो इमोशनली ब्लॉक हुआ, वो मैसेज रिसीव ही नहीं कर पा रहा। उसके कान में तो आवाज़ पड़ रही है, लेकिन बात उसके दिल में नहीं उतर रही। वजह क्यों नहीं उतर रही? इमोशनल कंडीशनिंग की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉमा रिमूवल या इमोशनल हीलिंग क्यों ज़रूरी होती है? ताकि इंसान जो भी मेहनत कर रहा है उसको पूरी तरह से अपने दिल में उतार भी सके। सही है। ये क्यों ज़रूरी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुजू करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह ताला ये मौत के बाद का मामला जो है कि आप मुर्दे से वापस ज़िंदा करेंगे, ये क्या है? तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ए खलील, क्या आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है? यकीन नहीं है? उन्होंने कहा है, दिल की तसल्ली चाहता हूँ। क्यों? ऐनुल यकीन जिसको हम कहते हैं, हक्कुल यकीन। हक्कुल यकीन। हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन क्या होता है? मैंने आपसे एक बात कही, बीइंग अ फ्रेंड, मेरा आपका एक रिलेशन है, एक ट्रस्ट लेवल है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि तलहा ये बात कह रहा है तो ये ऐसे ही होगी, लेकिन इसमें वक्त के साथ तजल्जुल आ सकता है। ठीक, आप डगमगा सकते हैं। एक चीज़ होती है ऐनुल यकीन, आपने होती हुई देखी, और तीसरी चीज़ होती है हक्कुल यकीन, जो इंसान की अपनी आप बीती है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। सही। ठीक है, जब हमने ट्रॉमा रिमूवल की बात की थी, अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करता तो आपके अंदर वो पुख्तगी नहीं होती। सही है। लोगों के सवालों की भरमार होती। सही है कि हमारी ये तलहा बात कह रही है कैसे हो गई। ठीक है। तो जब तक वो ज़ाती तजुर्बे में नहीं है ना, उस चीज़ में वो पुख्तगी नहीं आएगी। सही है। कहीं ना कहीं आप भी डगमगा जाएंगे, यार तलहा कह तो रहा था, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है। सही है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने क्या करवाया? सारा प्रोसेस उनके हाथ से करवाया। अब बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबियों में से, बिल्कुल। एक तो अंबिया करम वैसी ऊँची हस्तियाँ हैं, उनमें से भी जिसकी तारीफ़ अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं फ़ख्रिया तौर पे। ठीक है, अगर अल्लाह ताला की आप टून को मुलाहिज़ा करें कुरान में तो बड़ी प्राउडी है
कि मेरा खलील, और तारीफ़ें बयान कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बाकमाल हस्ती को ज़रूरत क्या पड़ी थी इस सवाल की और इस पूरे प्रोसेस की। अंबिया कराम की जो ज़िंदगियाँ होती है ना, वो मेरे और आपके लिए सबक के लिए होती हैं। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि नबी नहीं कहते सिवाय इसके कि जो हम उनसे कहलवाएं, और नबी नहीं करते सिवाय इसके जो हम उनसे करवाएं। तो उनका ये अमल हमारी तरबियत के लिए होता है, ठीक, कि देखो ये मामला हो तो उनमें इस तरीके से मदद ली जा सकती है। हाँ, ठीक है। तो ये जो यकीन पुख्ता पैदा होता है ये अमल से होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी फिर एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, सीखने का अमल। सीखने के अमल के 5 दर्जे होते हैं। सही है। सबसे पहला दर्जा क्या है? तालिब इल्म। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं आता और अब मैंने सीखना है। अगर मैं कोई चीज़ आपके पास सीखने आ रहा हूँ और मैं पहले से अपने आप में चैंपियन बन के बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तो अपना माइंड ब्लॉक कर लिया ना। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपसे क्या सीखूंगा? ठीक है। ये समझा इसलिए रहा हूँ कि हम लोग जब मसाइल के हल की बात करते हैं तो लोग आपस में क्लैश की तरफ क्यों चले जाते हैं? हाँ, लोग एक दूसरे से उलझने क्यों बैठ जाते हैं? क्यों? भाई दो पढ़े लिखे लोग बात करने बैठे हैं तो बात करके मसले को हल करें ना। लेकिन उनकी सारी की सारी डिग्रियां, सारा का सारा इल्म धरा का धरा रह जाता है और वो लड़ने भिड़ने बैठ जाते हैं। टीवी शोज़ पे ये नज़र आ रहा है, इसने उसको उठा के पटक दिया, उसने उसको उठा के कुर्सी मार दी, और कर कौन रहे हैं? पढ़े लिखे लोग। ऐसा ही है, मनाजरे हो रहे हैं और मौलवियों हज़रात के पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ठीक है। हाँ, वो वजह यह है कि जब मैं किसी उस्ताद के पास बैठता हूँ और मैं अपने आप में बहुत बड़ा बन के बैठा हूँ, तो क्या मैं उस्ताद से सीखने बैठा हूँ या अपने अंदर से मैं उसको सिखाने बैठा हूँ? सिखाने ही बैठा हूँ। तो जब मैं सिखाने बैठा हूँ क्या मैं सीख पाऊँगा? भले उस्ताद कितनी ही कीमती चीज़ मुझे क्यों ना दे दे। कभी भी नहीं। सही है। तो अगर मैं किसी भी आलिम के पास मनाजरा करने जाता हूँ तो क्या मैं उनसे सीखने गया हूँ या उनको सिखाने गया हूँ? सिखाने ही जाते हैं ना फिर तो। अब वो आलिम बेचारा जितनी हदीस और आयतें मेरे सामने पढ़ लेगा, मैं तो अपना दिमाग बंद करके बैठ गया ना। ऐसा ही है। तो वो क्या असर करेंगे मेरे ऊपर? सही है। दूसरी स्टेज आती है, जो कुछ आपने सीख रहे हैं इसको समझने की कोशिश करें। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, रट्टा मारो इतनी परसेंटेज आ जाएगी, ओके कॉलेज में एडमिशन। ठीक, कॉलेज में रट्टे मारो इतने परसेंटेज आ गई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन। हाँ, ठीक है। समझने की कोशिश करें। दूसरा बिगाड़ इस स्टेज पे आता है। अच्छा, लोग चीज़ों को समझते नहीं है, बस पढ़ लिया, हाँ ये बात ऐसे है। सही है। अगर ये बात ऐसे है तो आपके अमल में क्यों नहीं है? क्योंकि अमल में वो कब आएगी? जब पुख्ता यकीन होगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सही है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला करवा के दिखा दिया ना। सही है। ठीक है। तो सीखने की तीसरी स्टेज क्या होती है? अब तक जो पहली 2 स्टेजेस सीखा है, पहले तो आपने तस्लीम किया भी मुझे नहीं आता। ठीक है। अपनी मर्जी का कोई भी आपने उस्ताद चूज़ किया, उस उस्ताद के पास गए, जो उसने पढ़ाया उसको समझने की कोशिश की। जितना समझ में आया, जो कि 100% समझ में नहीं आएगा, सही है। उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, अपने अमल में लेकर आएँ। सही है। टूटा फूटा जो भी अमल है आप शुरू हो जाएं, क्योंकि एक्सपीरियंस का अपना पार्ट है, थ्योरी का अपना पार्ट है, सही है। और पूरी लाइफ में है। ऐसा ही होता है। आयतें, कुरान, हदीसें हम सब ने पढ़ी हुई हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ी हुई हैं। और किस नीयत से पढ़ी हैं? मुझे ये नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी के मसलों के हल क्या हैं, लेकिन इतना इस्लाम मेरे पास है, मैं बैठे बैठे आपको सूफ़ी बना दूँ। सही है। सही है। पहला बिगाड़ कि मुझे सब कुछ आता है। दूसरा, जो पढ़ा है उसको समझने की कोशिश नहीं की। तीसरी चीज़, जो समझा भी होना पौना, उसको प्रैक्टिस में लेकर नहीं आ रहे। सही, हाँ, करिए नहीं प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट पूरी तरह मैच्योर नहीं होंगे। चौथे नंबर पे चीज़ है कि अब जो पहले 3 दर्जों से आपने सीखा है वो आगे मुंतकिल करें। सही है। हमारे भी मैंने फलां आयत पढ़ी थी और उससे मुझे ये सीखने चीज़ें को मिला। सीखा है। हाँ, ठीक है। 5वां दर्जा क्या है कि जो पहले 4 स्टेप से आपने एक्सपीरियंस लिया है, अब इसमें वैल्यूडेशन करें। देखिए कुरान और हदीस में तो वैल्यूडेशन ज़्यादा क्या हो सकती है कि हम बात को सादा और आसान अल्फाज में बयान करें। बिल्कुल। दीन भी में ये तरगीब दे रहा है, वमा अलैनल बलागुल मुबीन। आप वाज़ेह और खोल खोल की चीज़ों को बयान कर दें। ठीक है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जब हम इंसानी ज़िंदगी के बनाव बिगाड़ को पढ़ते हैं ना, तो 2 चीज़ों को मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ। वो लोग जो मज़हब की बात करते हैं, बेहतरीन सूरा असर को पकड़ लेते हैं। ठीक है। सही है। जो लोग किसी भी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ मज़हब समझाने से ज़्यादा ज़बरदस्ती थोपा जाता है, हाँ, और उसके नतीजे में लोगों में एक ज़िद डेवलप हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जो समझाने वाला भी है उस बेचारे ने खुद ढंग से समझा नहीं है। सही है। और वो एकदम समझाने बैठ गए, तो वो अपने अनाड़ीपन में सामने वाले को और रजिस्टिव किए चले जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी सामना होता है कि जिनके सामने अगर आप मज़हब से रेफरेंस दें तो वो चिढ़ जाते हैं, आप मज़हब की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ,
कहा जाता है। चलो ठीक है, अकल से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसे आपके लिए काबिल कबूल है वैसे बात कर लेते हैं। नेपोलियन हिल जिसने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, और दूसरी किताब में जो उसकी लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आउटविटिंग द डेविल। अच्छा। कि शैतान किस तरह से पैंतरे बना बना के इंसान से खेलता है, अच्छा। और उसको कामयाबी से भी रोकता है और खुदा से भी दूर करता है कौन ये नेपोलियन हिल वो भाई साहब है जिन्होंने 1928 के करीब ये किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। अच्छा। यानी कि अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, बेहतर करें। इस वक्त जितने भी सक्सेस के कोचेज़ हैं, फ़िलासफ़ी नेपोलियन हिल की ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। और नेपोलियन हिल बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन देता है कामयाबी की, कि कामयाबी ये है कि आप अपनी चाहतों को दूसरों के हकूक़ गस्ब किए बगैर हासिल कर लें। अच्छा। इंसान की 3 तरह की चाहतें होती हैं, या तो वो कुछ बनना चाहता है, ठीक है, या वो कोई काम करना चाहता है, या वो कोई चीज़ हासिल करना चाहता है। ठीक है, नेपोलियन हिल कहता है कि अगर आप ये तीनों तरह की ख्वाहिशें बग़ैर किसी के हुकूक गस्ब किए पूरी कर सकते हैं, तो ये है असल कामयाबी। अच्छा, ठीक है, सही। कुरान की साइड से जब हम देखते हैं तो कामयाबी के आपको 4 स्टेप्स बताए गए। सूरह असर में जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब इंसान खसारे में, सही है, सिवाय किन लोगों के। सबसे पहला स्टेप, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लिया है। वो लोग सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए। ठीक है, अच्छा यहाँ हमारी कैफियत यह है कि औना पौना ईमान है। वो जो हक्कुल यकीन वाली बात है ना, उसको छोड़े ऐनुल यकीन भी नहीं है, बस कई सुनी बात है। सही है, ये हमारी ईमान की कैफियत है। दूसरा स्टेप है वो अमलुस सालिहात, जो मैंने सीखने के दर्जे बताए थे। तो दूसरों को सिखाने से पहले अपना अमल ज़रूरी है, कुरान में ये बात कह रहा है। ठीक है, ठीक है, अमलुस सालिहात को छोड़ दें। इस मामले में बहशत उम्मत जो है ना, वो हमारी भैंस पानी में गई हुई। सही है। तीसरे स्टेप पे हम सारे कूदे हुए। सही है, पहला स्टेप बात की पूरा, तलकीन। पहला स्टेप पूरा नहीं है, हाँ, दूसरे का आता पता नहीं है, तीसरे पे तन मन धन उड़ा रखा हमने। सही है, हर किसी को जो ना वो हमने क्या कहते हैं हक बात सिखा के छोड़नी है, और ये रवैया में मिलता है। मेरे अपने मामलात क्या है, मुझे कोई होश नहीं है, लेकिन अम्मार भाई को मैं बैठे बैठे सूफी बना दूंगा। सही है। ठीक है, अब जो हक बात की तलकीन है उसका भी तरीका है। जब आप अमल से गुजरेंगे नहीं, उसके चैलेंजेस को समझेंगे नहीं, भाई खुदा ना खास्ता कोई सी फ़र्द पे मायूसी की कैफियत तारी हो गई, तो आप ज़ुबानी कलामी बातों से कितना सीखेंगे। सही। उसके अमल में क़ुव्वत नहीं आ पा रही। जो मैंने शख्सियत के 5 स्टेप बयान किए थे कि यकीन, जज्बाती कैफियत, फिर उसकी सोच, फिर उसके फ़ैसले, और फिर उसका अमल। सही। तो जब आप अमल की भट्टी से गुजरेंगे नहीं, तो ये बात आपको समझ में भी नहीं आएगी कि ये क्या लंबी लंबी कहानियाँ सुना रहा है मैं बैठ। क्यों? क्योंकि अमल करते में आपको एहसास होगा मैं अटक कहाँ पे रहा हूँ। हाँ, क्या मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स बैठे हुए हैं? सही है। मेरी जो प्रोग्रामिंग है इंटरनल, क्या वो ऐसी मतलब आउटडेटेड है हाँ, कि मैं मौजूदा दौर के चैलेंजेस से निमट नहीं पा रहा? सही है। या मेरे अंदर के खौफ मुझे जकड़े हुए हैं? हाँ, हाँ, क्या मैं जानता तो हूँ? हाँ, हाँ, बहुत सारे लोगों का मसला क्या होता है कि दे नो बेटर बट दे डोंट डू बेटर। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लॉकेज का है, इंटेलेक्ट या बिलीफ के लेवल पे है ही नहीं, वो इमोशनल लेवल पे। इसको भी हम आगे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले आप इसका ये सूरह असर वाली बात कर रहे थे ना, कि इससे निकला कैसे जाए, ये जो आप अभी बात करें इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इससे फिर निकले कैसे। अब आदमी ना जो अटक गया है कहीं जाके, जो नहीं निकल पा रहा, मतलब जो खौफ है उसके दिमाग में कि यार अगर ऐसा हुआ तो फिर होगा क्या, ये जो इस कैफियत का शिकार आपका पूरा माशरा कहीं ना कहीं किसी हद तक बैठा हुआ है, और उसकी वजह से वो फिर वो नफसियाती मसाइल का जो शिकार होता है, उसकी वजह जो बनती है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर आप चौथी बात कंप्लीट कीजिएगा, क्या कह रहे थे 5वीं चीज़ के साथ साथ? कि जब आप अमल की भट्टी से गुजरेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि वो जो वतवासो बिल हक़ का पार्ट है वो कैसे करना है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई बेचारा जज्बाती तौर पे गारत हुआ पड़ा है, तो पहले उसका सांस तो बहाल करें। सब उसको अकल देने बैठे हुए हैं, ठीक है, अकल उसके पास भी है, सही है। जज्बाती तौर पे वो इतना वीक हुआ पड़ा है कि उसकी रिजिलियंस डेवलप नहीं हुई हुई। ठीक है, और क्यों नहीं हुई हुई? क्योंकि वो लाशऊरी तौर पे घर वालों ने कुचली हुई है। सही है। ठीक है, लेकिन उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ये उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया तो अब ये काम कर ले। तो उसका जिस्म पहुंचा है ना, जो उसका जहन है, जो उसकी शख्सियत है, वो तो आपने कुचल दी घर में। सही है, वो कैसे उस काम को कर ले? तो जब तक आप अमल से नहीं गुजरते, सही है, आपको वतवासो बिल हक़ ढंग से समझ में नहीं आएगा। सही है। अच्छा, वतवासो बिल हक़ करने के बाद, यानी कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सही है। करने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि हर किसी को आपकी बात समझ में आ जाए। ठीक है। हो सकता है कि अम्मार भाई कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, और मेरी शऊरी सतह इतनी मैच्योर नहीं है कि मैं उस बात को पूरी तरह से समझ पाऊँ। सही है। ठीक है, ठीक है। तो दीन यहाँ पे आपको उलझने का नहीं कहता। दीन आपको क्या हुक्म देता है? सब्र। वतवासो बिल सब्र। सही है। ठीक है,
अब अगर सूरह असर को हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि कामयाबी के मेहनत ही हैं, तो इसको उठा के फ़र्द पे, घर पे, इदारे पे, मुल्क पे, उम्मत पे अप्लाई कर रहे हैं और देख रहे हैं हम सारे उल्टे काम सवाब की नीयत से कर रहे हैं। मसलन भाई अल्लाह ताला कह रहे हैं इल्लल लज़ीना आमनू, हमारा अपना ईमान क्या है? वो तो एक तरफ हम लोगों को तकवा का दर्ज दे रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब भी कोई बड़ी गाड़ी वाला हमारे पास आता है, हमारी 32 बार की होती है। अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो ये ज़बरदस्ती की इज्जत उसके लिए क्यों निकल रही है? पैसा सब कुछ होता है क्योंकि, ठीक है, तो मतलब हमारा ईमान हिला हुआ है। सही है, बिल्कुल हिला हुआ है। दूसरी बात, वामिलुस सालिहात वाला पार्ट, वो तो है ही कंप्रोमाइज़। ठीक है, वो ठीक तो है, अपनी हमारा पहली दीन सिर्फ ज़ाहिर का है। मैंने दाढ़ी रख ली, मैं मौलवी बन गया। सही है। और दाढ़ी रख के मैंने सिर्फ अपने अमल की दाढ़ी रखी थी, वो तो मैंने आपके ऊपर एहसान किया था। अब आप जब तक दाढ़ी पूरी नहीं करेंगे, मैं आपका जीना आराम करता रहूँगा। आराम कर देंगे, हाँ। ये है हमारा वतवासौ बिल हक। सही है। समझ रहे हैं बिगाड़ क्यों है? क्योंकि अमल में ढंग नहीं है। जब ढंग से अमल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये तीसरा पार्ट है, ये भी सुकून समझ में आएगा। उसके बाद भी किसी को हिदायत देना, किसी को ज़बरदस्ती हिदायत पिलाना, ये मेरे आपके ज़िम्मे नहीं है। नहीं है। तो वहाँ पे फिर हमें वतवासौ बिल सब्र वाला मामला करना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो 4 स्टेप्स हैं, हाँ, अब इसको थोड़ा सा आप साइकोलॉजी के साथ ज़रा जो लिंक करें, जो आप ट्रॉमा या दीगर चीज़ों के साथ उसको लिंक कर रहे थे, इसका एक तो लिंक ज़रूरी है, और दूसरा जो सवाल अभी मैंने बीच में छोड़ दिया था, उसको अगर आप दोबारा यहाँ से कंटिन्यू कर लें कि एक बंदा उस खौफ से नहीं निकल पा रहा ना, अब वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा। आप तो समझ गए हैं कि यार इसका ये प्रॉब्लम है, आपने वहाँ पे मुझे तो कह दिया सब्र की तलकीन करने का, उसको भी तो निकालना है ना बाहर। क्या उसको मतलब ऐसे ही चलते रहने दें? क्योंकि एक वक्त आता है हम जिच हो जाते हैं, बोलते हैं यार भाड़ में जा भाई, हमारी तरफ से भाड़ में जाओ, जो तुमने करना है करो, हमारी तरफ से हमने हाथ उठा लिए। ये हमारा सब्र का आखिरी पैमाना होता है, मतलब हमारे सब्र का आखिरी पैमाना होता है, अच्छा भाई मरो जाओ, जो तुम्हारे साथ होता है अल्लाह मालिक है, हम और क्या कर सकते हैं। और एक साथ में हम और जो है वो एहसान करते हैं कि जुमला चिपका देते उसमें कि हाँ भाई हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे। इसमें हमारा अंदर जो मोटिव होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे तू बर्बाद हो जाए, मतलब कहला तो हम यही चाह रहे होते हैं, यही चाह रहे थे कि अगर तू बर्बाद और रोता वहाँ हमारे पास, फिर तुझे बताएगा। तो अब आप बताएं इसका क्या करें, क्या मतलब, क्योंकि आप जैसी बात इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो करें क्या? देखिए इसमें हमारे भाई वही वाली चीज़ कि जो सबसे पहला पार्ट है ना, इल्लल लज़ीना आमनू, हाँ, तो ईमान वाला जो पार्ट है, सबसे पहले इसको समझना है। ठीक है। इसको फिर हम लिंक करेंगे शऊर के मुख्तलिफ दर्जों के साथ, ठीक है, क्योंकि डेविड हॉकिंस का जो काम था ना, उसमें खूबसूरत चीज़ ये भी थी कि वो शऊरी दर्जों के हवाले से ये भी बयान कर रहे हैं कि आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कंप्रोमाइज़ नहीं होता, आपका खुदा की ज़ात पे जो ईमान है ना, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। कैसे? अब जैसे भाई हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, ठीक है, ये कलमे का पहला पार्ट है। जब अल्लाह ताला के सिवा कायनातों को मालिक नहीं है, तो हम अल्लाह ताला को उनकी ज़ात में, उनकी सिफ़ात में एब्सोल्यूट मान चुके हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, ठीक है, अल्लाह ताला अलीमुल खबीर है, उनके इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है, वो हर चीज़ से बाखबर भी हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताएं, अल्लाह ताला की जो भी ज़ात और सिफ़ात हमें दीन में मिलती हैं, वहाँ पे रहमत का पहलू गालिब है या जबर और कहर का पहलू गालिब है? रहमत का। और जो बताया कि आखिरत में भी रहमत का पहलू गालिब होगा, तभी बचत हो जाएगी, वरना तो शायद ना हो। ठीक है, तो ये बताएं कि जो शऊर का पहला दर्जा होता है, वहाँ पे इंसान बेबसी की उस इंतहा में होता है, हाँ, जहाँ उसको ये लग रहा है कि बस अल्लाह ताला मुझे मेरे किसी नाकर्दा गुनाह की सज़ा दे रहे हैं। वो भले ज़ुबान से इस बात का इजहार करे या ना करे, और अक्सर लोग ये हरकत करते हैं। जब आप पूछे ना भाई क्या हाल है, बस यार अल्लाह का शुक्र है, जो भी है बस गुजर रही है। ये शुक्र है या मायूसी है? मायूसी की एक अच्छी डेफिनेशन है ये, ठीक है, ज़ुबान से तो आप शुक्र कह रहे हैं, मायूसी का इस्लामी टच है मेरे ख्याल में ये, बस मायूसी का इस्लामी टच। ज़ुबान से तो आप बज़ाहिर शुक्र अदा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो दिल की कैफियत है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी ना कि मैं अपने दिल की तसल्ली चाहता हूँ, हाँ, हक़्क़ुल यकीन, हाँ, वो कंप्रोमाइज़ हुआ हुआ है। सही है। ठीक है, क्योंकि आप अपने लिमिटेड परसेप्शन की वजह से, चाहे वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग हो, वो जो आपकी शख्सियत बनी है आपके घर से, आपके माहौल से, या आपकी इमोशनल कंडीशनिंग की वजह से, ठीक है, आप अल्लाह ताला की रहमत को महसूस नहीं कर पा रहे। सही है। क्योंकि आपको लग रहा है कि अल्लाह ताला जो मेरा हाल किया हुआ है, तो अल्लाह ताला तो सज़ा दे रहे हैं। जब अल्लाह ताला की ज़ात का रहमान का पहलू हावी है, तो मुझे और आपको जब्बार और कहार क्यों नज़र आ रहा है अपने दाएं में? सही है। इसका मतलब हम देख नहीं पा रहे। ठीक है, शऊर का जो दूसरा दर्जा होता है, उसका व्यू ये होता है कि खुदा ताला की ज़ात कारसाज है,
वो जब मुश्किलें भेजता है ना तो वो मुझे ही पुश करने के लिए भेजता है। सही है। यानी इन्हीं मुश्किलों से लड़ भिड़ के ही मेरी ज़िंदगी का जो अपना जो भी हासिल उसूल है, जो भी मैं हासिल करना चाहता हूँ, जो भी खैर है, वो इन मुश्किलों से लड़के ही मिलेगा। वो कहते हैं ना, हीरा तराश खराश के बाद ही बनता है ना, वो कोयला जितना। कोयला और हीरे की मिसाल है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। शदीद प्रेशर में जो प्रेशर सस्टेन कर गया वो हीरा है, जो नहीं कर पाया वो कोयला है। सही। फॉर्मुलेशन तो एक ही है। सही है। ठीक है। शऊर को जो तीसरा दर्जा है वो पेन को, चैलेंज को रब की रहमत के तौर पे देखता है। अच्छा। कि जब रब की ज़ात रहमान और रहीम है तो उसके होते हुए मेरे पे जुल्म नहीं हो सकता। सही है। मैंने कहा ना कि जो शऊरी दर्जे हैं ये आपके सिर्फ दुनिया को देखने के ज़ाविया निगाह के ऊपर से अंदाज नहीं होते, बल्कि आप खुदा की ज़ात को कैसे महसूस करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। देखो खुदा हमें आंखों से तो नज़र नहीं आ रहा है ना, ठीक है, हम तो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है। तो खुदा ताला के हवाले से आपके दिल में क्या चल रहा है? अगर आपको है कि बस अल्लाह ताला ने मुझे टारगेट बना रखा है और सुबह शाम मुझे जूते पड़ेंगे, तो आपको तो खुदा ताला जालिम लग रहा है। ज़ुबान से आप जो मर्जी कहते हैं, जो आपका हक़ुल यकीन है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है। सही है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं ये मेरी तरबियत के लिए हैं, तो आप शऊर के दूसरे दर्जे में, ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है सेल्फ एम्पावरमेंट का। ठीक है। जहाँ इंसान को एहसास होता है कि रब ताला ने अगर मेरा जो आखिरत में जवाब है वो किसी इख्तियार का है ना, ठीक है, तो रब ताला ने मुझे बाख्तियार बनाया, मैं बेबस नहीं हूँ। बेबस नहीं हूँ, अपनी कोशिश करता रहूँगा मैं। बिल्कुल। जो शऊर का तीसरा दर्जा है यहाँ आप रब ताला की रहमत को बहुत करीब से महसूस करते हैं। सही। अच्छा, दर्द की ही मिसाल लेते हैं। पहले दर्जे का आदमी दर्द को कैसे लेता है? अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। ठीक है। दूसरा कैसे लेता है? इम्तिहान है। ठीक है। तीसरे दर्जे का आदमी कैसे लेता है? ये तो रब की रहमत है। तो जो चीज़ आपके लिए रहमत होगी आप उसको वेलकम करेंगे या उसको रेजिस्ट करेंगे? वेलकम ही करेंगे। ठीक है। 2015 में टोनी रॉबिन्स की एक वीडियो सुनने का इत्तेफाक हुआ। पता चला जी जैसे इस पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह में मैंने सर्च करना शुरू की, पता चला बहुत बड़ा नाम है। अब मैं वीडियो सुन रहा हूँ और आगे से आता है कि जो पेन है ना ये डिवाइन गिफ्ट है। अच्छा, ये वो टाइम है जब हम अपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाइपोलर फेज से गुजर रहे थे। वीडियो पॉज की और स्ट्रेट मैंने 2 घंटे टोनी रॉबिन्स को गालियाँ दी हैं इस बात पे। अच्छा। ठीक है। क्योंकि मैं शऊरी तौर पर उस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। सही है। वो कह रहा है दर्द जो है हाँ, वो रब की तरफ से तोहफा है, और अपना दिल छड़ा हुआ अंदर से कि भाई अगर ये तोहफा है तो मेरे पास पूरा गोदाम है, फ्री में आके ले जा, हाड़े में जा, मेरी जान छोड़ दे। खैर जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर थोड़ा चीज़ों को सुनना शुरू किया, लेकिन उस वक्त की बात पूरी तरह से खुली नहीं। सही। मैं ये कहूँगा कि पिछले साल जाके 2023 में मुझे ये बात थोड़ी समझ में आना शुरू की कि दर्द है क्या। सही। जब अपनी ज़िंदगी को उतार चढ़ाव से गुजरे ना तो अंदाज़ा हुआ। ये बताएं बहैसियत मुसलमान, क्या मैंने और आपने नहीं पढ़ा कि रूहों की तख्लीक के मरहले पे अल्लाह ताला ने हम सबसे वादा लिया था? जी हाँ। कि तुम्हारा रब कौन रब कौन है? हाँ। ठीक है। हम सब ने ही, भले हमने दुनिया में आगे कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, वहाँ पे ये वहाँ पे तो हम अल्लाह ताला से वादा करके आए हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारी अल्लाह ताला से कमिटमेंट है तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रास्ता मुतय्यन किया हुआ है। सही है। जब भी हम उस रास्ते से दाएं बाएं होंगे पेन एज अ वार्निंग सिग्नल आएगा कि अमार यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक, ठीक है, कम बैक टू द बैलेंस। ठीक है। ठीक है। और ये बात कबूल करना बहरहाल बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम है। लेट से आपके अपने भाई से तर्क कलामी हो गई, अब आपके दिल में गुस्सा पड़ रहा है, मुझसे छोटा बदतमीजी कैसे कर गया। अब मैं आपसे करूँ कि हमारे भाई उससे उलझने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब आपकी अपनी ज़ात के अंदर है। अब वो दिल कबूल ही नहीं कर पा रहा, नहीं मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि या तो मैं इसको 4 लोगों में जलील करूँ ताकि उसको पता चले कि इसने मुझसे बदतमीजी कैसी की। सही है। या मैं जाके इसको जूते मारूँ। सही है। ठीक है। दिल जब वो जिद पे उतर आए, जबकि उसी पेन के अंदर आपका वार्निंग सिग्नल या मैसेज मौजूद है। सही है। पे अटेंशन। ये कौन सा सिग्नल है? जिसको हम उर्फ़ आम में जानते हैं ज़मीर के नाम से, जो कि बेज़मीर है, सोया हुआ है या बोझ तले दबा हुआ है। हाँ। ठीक है। इसको जगाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हमें मिलती है जो फ़िलोसॉफ़िकल विजडम है ना, हाँ, उसमें जितने भी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे आप अपनी ज़ात को खोजते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है,
जो मेरे अंदर के जज्बात और ख्यालात हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे। सही है। जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं सेल्फ ऑडिट या सेल्फ इंक्वायरी, अपनी ही ज़ात का तज़किया करना। हाँ। ठीक है, यहाँ पे आके आपको मैसेज खुलना शुरू होता है। सही है। अब कह तो दिया हमने कि जी दर्द जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है। सवाल ये कैसे? ठीक है, इसमें मैं जो भी प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ अपनी ज़ात पे क्लाइंट्स के साथ, वो होता है सेल्फ इंक्वायरी मेथड। वो क्या होता है? आप मेरे पास आए, तरह एक मसला है, मैं उस मामले के बारे में आपसे कुछ भी नहीं सुनूंगा, एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। अच्छा। सिर्फ आपने इतना कह दिया मेरे साथ एक मसला है, ठीक है, दैट्स इनफ, हम काम स्टार्ट कर देंगे। क्या? आपकी मोहम्मद अम्मार से बात करवाऊंगा और उसके अपने अंदर जवाब निकल के आएगा कि मसले का हल क्या है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि उसको अपने जो अंदर की कैफियत है उसको ओन करना होगा। अगर आपको मेरे किसी तर्ज अमल से गुस्सा है तो आपको शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप उस गुस्से को फील करें, ये गुस्सा क्यों है। क्योंकि तलहा ने जो बात मुझसे की थी वो पूरी नहीं की, उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया। ठीक है, जब आप उसको कुरेदना शुरू करेंगे उसी के अंदर से मैसेज निकल के बाहर आएगा। सही है। कोई भी फ़र्द रिश्तों में बेवकूफ़ी करता है तो अमूमी तौर पे तीन पॉसिबल आउटकम होते हैं उसके। या तो आप फ़र्द से बैठे क्लियर कट बात कर रहे हैं, ठीक है, कि तला तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने पूरा नहीं किया, नाउ यू ओन योर कमिटमेंट। ये तो बहुत आसान सा हो जाता है ना। ठीक है, जान छूट जाती है इसमें। दूसरा क्या है कि अब आपको पता है कि तलहा कहता तो है अपनी बात पूरी नहीं करता, तो इससे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखूँ, इसकी बेवकूफ़ियाँ पता ही हो तो हमें अंदाज़ा है कि हाँ ये ऐसा ही है। ठीक है, तीसरा ये कि आपको पता है कि तलहा इंतहा दर्जे का बेवकूफ़ आदमी है, अल्लाह हाफ़िज़, अपने घर जा सुकून से जी, मेरे पास नहीं आना पलट के। ठीक है। ठीक है, लेट से अब आपको और आपके भाई का इख्तिलाफ हुआ और मैं आपसे कहूँ नहीं आपका भाई परले दर्जे का बेवकूफ़ है, इससे ताल्लुकात तोड़ दें, तो ये भी सीधे तर्जमल नहीं है। क्योंकि मैं जो आपको एडवाइस दे रहा हूँ वो तो अपने माइंडसेट से दे रहा हूँ ना। मेरे घर के मामला बिल्कुल अलग हैं, आपके घर के मामला बिल्कुल अलग हैं। सही है। मेरी जो पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन हुई है वो बिल्कुल अलग है, आपकी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ऐसे में जब हम लोगों को एडवाइस दे रहे होते हैं आप ये कर लो और ये ना करो, यहाँ काम मज़ेदार नहीं रहता जब तक कि जवाब फ़र्द के अपनी ज़ात में से ना आए। सही है। और जब मैंने क्या कहा कि पेन जो है वो अल्लाह की रहमत है, तो जब आपने अल्लाह ताला के डाकिए से डाक वसूल कर ली तो वो दरवाजे पे खड़ा रहेगा, निकल जाएगा? निकल जाएगा। लास्ट टाइम जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था, मेरा स्कूल का दोस्त है, उसको मुझे यूके से मैसेज आया कि यार तलहा मैंने तुम्हारा पॉडकास्ट देखा और तुम ट्रॉमा रिमूवल करते हो। लास्ट ईयर मई में मेरी वालदा का कैंसर से इंतकाल हो गया। अच्छा। और मैं अभी तक ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया। मैंने सेम प्रोसीजर उसको करवा दिया कि अपने पेन को कुरेदते कैसे हैं। देखिए, एक तो ये ट्रॉमा रिमूवल है ना, स्पिनर मेथड, ठीक है, पेन रिमूव हो गया, ठीक है, लेकिन ये मेरा प्रेफर्ड मेथड नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो भी पेन आपकी लाइफ में है, अल्लाह ताला की ज़ात तो जालिम नहीं है ना, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक वार्निंग मैसेज भेजा है। ठीक है। जब तक आप मैसेज को रिसीव नहीं करेंगे, उससे सीख के आगे बेहतर फैसले नहीं करेंगे, वो जो पर्सनैलिटी के एलिमेंट्स थे ना, बिलीव, इमोशन, थिंकिंग, चॉइसेस, जब तक ये चार चीज़ें पूरी नहीं होंगी आपके अमल में कुव्वत नहीं आएगी। ठीक है। अब लोगों की बेवकूफ़ियों से आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन सोसाइटी में अप्रूवल के लिए आप शरीफ आदमी बन के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके बैठे हुए हैं, तो क्या आप अपने अंदर की आवाज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं? दबा रहे हैं। इसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं, चीज़ें डिनाइल से होती होती पर्सनैलिटी के शेडो एलिमेंट में चली जाती हैं। ठीक है। यानी कि आपकी ज़ात के वो पहलू जिनका आपको ही इदराक नहीं है। अब जिस चीज़ का आपको इदराक ही नहीं है, आप उससे कुछ कर सकते हैं? नहीं। पहले तो आपको इदराक होना कि अवेयरनेस हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है। ठीक है। लेट से कि जैसे मेरे ऊपर अपनी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, एक फेज़ आया था कि मुझे भूख और प्यास का एहसास ख़त्म हो गया था। अच्छा। ठीक है, अब अगर आपकी प्यास का एहसास ख़त्म हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है? कोई ना कोई आएगा, इंडिकेशन होगी। अगर इंडिकेटर्स ही ख़त्म होगा तो फिर कैसे पता चलेगा? शायद कहाँ पता चले फिर। ठीक है, तो इसी तरह पेन एज एन इंडिकेटर काम करता है। अल्लाह ताला जुल्म नहीं कर रहे, वो आपको ये समझा रहे हैं यू नीड टू डू समथिंग। ठीक है। कहीं पे आपको अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी है, कहीं पे आपको थोड़ा सा गैप करना है रिलेशनशिप में, और कहीं पे आपको बिल्कुल कट ऑफ करना है। ठीक है। अम्मार का मैसेज अम्मार के अपने दिल के अंदर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं ज़मीर की आवाज़। सही है। सही है, वो मैसेज तलहा के पास नहीं हो सकता। सही है।
तला के पास तला का मैसेज होगा। तो आपने फिर उसको रिजॉल्व कैसे किया? सेम चीज़ कि भाई वालदा के इंतकाल को लेके अंदर की कैफियत क्या है, सोचे क्या आ रही हैं। जब हम कंटेंट को पुल आउट करते रहे, आखिर में खुद ब खुद दिल को करार आ गया। ठीक है। हाँ, उनकी जर्नी यहाँ तक थी, शी डिड हर बेस्ट, शी सर्व्ड द फैमिली एंड नाउ शी इज़ इन बेटर प्लेस। ठीक है। ये अंदर से आया। अब अगर मैं बैठ के उसको ज्ञान देने बैठ जाता है कि यार देखो यहाँ वो तकलीफ़ में थी, आगे वो अल्लाह ताला की रहमत में होंगी, वो बेचारा अक़ीदत में सुन तो लेता लेकिन दिल को करार नहीं आता। सही है। जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, जो कि हमारे यहाँ तरबियत के नाम पे बचपन से दबाई जाती है, तब तक आपके अंदर की बेचैनी ख़त्म नहीं होगी। मुझे आप करें ना इमोशनल स्टेट, आपके सारे मसाइल का हल आपकी अपनी ज़ात में मौजूद है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, पूरी तरह से उसको महसूस करें, ये गुस्सा क्यों आ रहा है। ठीक है। अपने आप से सवालात करें, क्या वजूहात हैं, किस चीज़ ने गुस्से को ट्रिगर किया है। जनरली 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है, पूरा आपका जिसे कहते हैं जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। कैसे बताएं, अगर कोई सुनना चाहे? आपके मसले की जड़ क्या है, वो पूरा 4-5 स्टेप्स का प्रोसीजर है कि किस तरह से आप अपने आप के अपनी ही फीलिंग्स, अपने इमोशन से बात करते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि किस वजह से, और अब जो करेक्टिव मेजर्स हैं आपको क्या लेना है। अच्छा, क्या हर बंदा ये काम कर लेता है? वो अपने आप से बात कर सकता है आराम से? मैंने थेरेपी क्यों छोड़ दी? मैं जनरली अब थेरेपी नहीं करता। अच्छा। मैं लोगों को ये टेक्निक्स सिखा देता हूँ। अच्छा। क्यों? डेविड हॉकिंस ने जब ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करना शुरू किया और इसको और आसान करके, इनकी जो किताब है लेटिंग गो द पाथवे टू सरेंडर, लेवल 3 ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि जिन लोगों की एक लाइफ हिस्ट्री हो ना अच्छी खासी कुचली हुई, यानी कि उनकी इंटरनल वॉइस को हमेशा दबाया गया हो, चाहे वो फैमिली ने, चाहे वो सोसाइटी ने, किसी भी वजह से, सही है, उन लोगों को बाज़ औक़ात 1500 से 4500 प्रोसेस करने वो पड़ते हैं अपनी ज़ात पे, कि पर्सनैलिटी की जो प्रॉपर फॉर्मेशन या मैचुरेशन है उस स्टेट पे आने के लिए। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि मैं कितना ही एफिशिएंट मेथड क्यों ना सिखा रहा हूँ, अगर फ़र्द ने घूम फिर के मेरे पास ही आना है, लेट से उसको 500 प्रोसेस की भी ज़रूरत है, तो साल में तो 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते तो कोई काम नहीं करता। अगर वो एक हफ्ते एक सेशन भी लेता है तो 10 साल बेचारा क्या वो थेरेपी लेता रहेगा? सही। तो फिर वहाँ पे आपको ऐसे एफिशिएंट मेथड की ज़रूरत है कि फ़र्द अपनी ज़ात में दिन भर में जो उसके अंदर हलचल आ रही है वो पेन को एज अ फ्रेंड परसीव करे। ठीक है, भाई मेरे अंदर जो भी हलचल हो रही है ये रब ताला की तरफ से मैसेज है मेरे लिए, ठीक है, इसको रिसीव करो, जो भी लेसन इसमें है उसकी बुनियाद पे आगे के लिए बेहतर फैसले करो और ज़िंदगी को ऐसा ऐसा बेहतर करना शुरू करो। सही है, बिल्कुल। यानी आपका यकीन, आपकी जज्बाती कैफियत, आपकी सोच, आपके फैसले, जब ये 4 चीज़ें एड्रेस हो गई तो आखिरी एलिमेंट क्या रह गया? आपका अमल। जब आपने इन 4 चीज़ों को एड्रेस कर दिया, अब अमल में आहिस्ता आहिस्ता कुव्वत आना शुरू होगी। ठीक है। अब आप उसको लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम कह दें, लैक ऑफ मोटिवेशन कह दें, जो मर्जी कह दें, पर्सनैलिटी जब तक अंदर से प्रॉपरली मैच्योर नहीं होगी अमल में कुव्वत नहीं आएगी। सही है। और अगर आपने बहुत जोर लगा के कर भी लिया तो वो टेम्प्रेरी होगी, थोड़े अरसे बाद फिर आप दोबारा आपकी मोटिवेशन नीचे आएगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है उसकी रूट्स या उसकी फाउंडेशन कंप्रोमाइज़ हुई है। ठीक है। तो पेन जो है वो एज अ फ्रेंड काम करता है। ठीक है। जो हमें आपको एहसास दिलाने आया है कि कहीं ना कहीं वो जो हमारा वादा था अपने रब से कि हम उसी के बंदे हैं और हम उसी के रास्ते पे चलने वाले हैं। ठीक है। हम उस रास्ते से डेविएट हो रहे हैं। ठीक है। तो पेन आता है कोर्स करेक्शन करवाने के लिए, सज़ा के तौर पे नहीं आता। नहीं आता है। अल्लाह ताला की ज़ात जालिम नहीं है। सही है। हाँ, लोगों का दिल बड़ा करता है कि अल्लाह ताला इस पर बिजली गिरा दे। हाँ हाँ हाँ, ये लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, ये रब की ज़ात नहीं है। सही है। हमारा तसव्वुर खुदा ही हिला हुआ है। क्यों? बहैसियत कौम हम रह रहे हैं लेवल 1 ऑफ कॉन्शियसनेस में, या खौफ में या मायूसी में, तो हमारा तसव्वुर खुदा क्या होगा? सही है। जो मेरे साथ हो रहा है कहीं कुछ अल्लाह ताला सज़ा दे रहे हैं, और जिसके साथ हो रहा है ना इसके साथ भी सही हो रहा है। सही है। हाँ, हम यही बातें सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, माशरे में हमारे एक नॉर्मल जो है वो कल्चर यही है कि अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो यकीनन उसको सज़ा मिल रही है, और अगर हमारे साथ भी कुछ हुआ है तो यकीनन अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सज़ा दी है। अच्छा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी मजहबी तालीमात के अंदर ये चीज़ मौजूद तो है ना कि भाई जो आजमाइशें, परेशानियाँ, तकालीफ आती हैं वो अल्लाह के नेक बंदों पर ही तो आती हैं। अगर उसको इस कॉन्टेक्स्ट से देखने की कोशिश करें कि आजमाइशें जो आती हैं वो तो अल्लाह के नेक बंदों की तरफ, उसकी भी वजह यही होती है कि अल्लाह ताला ने कोई मकाम तय किया हुआ होता है।
इंसान के लिए, और वो उस मकाम तक नहीं पहुंच रहा होता। हमने तो हदीस में पुश करना उस अल्लाह ताला उसको पुश करके वहाँ तक लेके जा रहा था कि भाई अल्लाह ताला ने तेरे लिए बहुत बेहतर जगह रखी हुई है, लेकिन तुम अपनी छोटी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर गए हो। तो उस जगह पर पहुँचने के लिए तकलीफ़ आजमाइश का आना ज़रूरी है। तो बात किसी हद तक दुरुस्त नहीं होती है ये। देखें, बात वही है ना कि जैसे पेन दो तरह का आता है लाइफ में। जैसे अल्लाह ताला की कायनात में जो वाहिद कांस्टेंट है वो है इर्तिका, एवोल्यूशन। सही है। ठीक है, जो हदीस हमें समझा रही है तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। सही है। ये भी एवोल्यूशन की तरफ ही हमें समझाई जा रही है ना बात। सही। ठीक है, तो जब हम किसी मकाम पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी के नाम पे मेरी लाइफ स्टेबल हो गई, अब बस यहाँ से नहीं हिलना, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, छेड़ना नहीं, हाँ हाँ हाँ, लाइफ में कुछ नया नहीं करना। सही है। ठीक है, तो जब हम एक मकाम पे बहुत देर तक खड़े रहते हैं ना, तो एक तो धक्का आता है कुदरत का पीछे की तरफ से, आगे बढ़ो। अच्छा। ठीक, एक पेन आता है सामने से जब हमें पुश बैक किया जाता है कि तुमने पिछला लेसन कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, उसको उससे सीख के फिर आगे बढ़ो। जब हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो फिर हमारी लाइफ में पैटर्न रिपीट होते हैं। एक क्लाइंट है, मैरिटल लाइफ बेचारे की बहुत बर्बाद और मामला सेपरेशन तक चला गया। ठीक है, मेरे पास आया, मैंने कहा क्या करना है यार, ज़िंदगी को बेहतर करना है, आगे करना है, उसकी हीलिंग पे काम करते रहे। उसको मैंने समझाया कि देखो तुम्हारे कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो भी अनकॉन्शियस हैं, जब तक आप उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करोगे मसले की रूट एड्रेस नहीं होगा। अच्छा, वो बिलीव कि उस चीज़ को समझ नहीं पाया। अच्छा, कि जो हक़ुल यकीन वाली चीज़ होती है ना, या जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस बिलीफ, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया। वो अपनी अकल को या कॉन्शियस माइंड को समझ रहा है कि नहीं मुझे तो ऐसा कोई बिलीफ नहीं है। ठीक है, सेकंड मैरिज हुई, सेकंड मैरिज में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी की तरफ से सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा, मतलब बीवी से वही शिकायतें हैं जो पहली वाली से थी। अच्छा, मैं कह रहा कॉमन सेंस की बात बताओ। कह रहे जी, मैंने कहा दोनों गेम्स में कॉमन फैक्टर क्या है? कह रहा मैं कहा बताओ थेरेपी की ज़रूरत किसको है, बेगम को है तुम्हें? तो फिर उसको चीज़ें समझाई, अल्लाह का शुक्र है मामला में बेहतरी है। मतलब पहली वाली से मूव ऑन करके सेकंड पे आया, सेकंड में भी जब ट्रबल्स आई और उन गलतियों से सीखा, सही है, तो सीख के अल्लाह का शुक्र आगे बढ़ गया। ठीक, चीज़ें रिपीट कहाँ होती हैं? सेम पैटर्न। लेट से मैं कंप्लेन करता हूँ जी अम्मार भाई अच्छे दोस्त नहीं है, आजिब भी अच्छा दोस्त नहीं है, बिलाल भाई भी अच्छे दोस्त नहीं है, तो यार सारे दोस्ती पागल है क्या? इन सारी कहानियों में कॉमन फैक्टर कौन है? मैं। तो किस चीज़ को एड्रेस होने की ज़रूरत है? मुझे। किसको बेहतर होने की ज़रूरत है? मुझे। सारी दुनिया पागल नहीं है। सही है, मेरे अंदर कोई ऐसी खराबी चल रही है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को प्रॉपर परसीव नहीं कर पा रहा। लेकिन ये तो और भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके नतीजे मैं अपने आप को खुद नफ्सियाती डिक्लेयर कर दूंगा, मैं अपने आप को नफ्सियाती समझना शुरू कर दूंगा। थोड़े दिनों बाद फिर मैं अपने अंदर से हर तरह की बीमारी ढूंढ के निकालूंगा कि अगर मेरा तला के साथ मसला हुआ तो उसके पीछे मेरी ये वाली बीमारी है, अगर मेरा मुमताज़ के साथ मसला हुआ तो उसके अंदर मेरी ये वाली बीमारी है, बिलाल के साथ मसला हुआ तो मेरे उसके अंदर ये वाली बीमारी है। तो मैं थोड़े से बाद कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के अपने अंदर तमाम बीमारियाँ निकाल लूँगा। आजकल मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया, या आपने भी शायद देखा होगा, आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे इस नौइयत के, कि आजकल हर बंदा अपने आप के बारे में कहता है कि हाँ यार मैं नफ्सियाती हूँ, मेरे साथ ये नफ्सियाती डिसऑर्डर है ना। मतलब हर बंदा कोई ना कोई, मतलब मैं भी अपने आप किसी को बताता हूँ हाँ यार मेरे साथ OCD है यार। तो मतलब मैंने भी फैशन में हर चल रहा है तो मैंने भी अपने साथ OCD जोड़ा हुआ। मैंने कहा शायद ये पढ़े लिखों की कोई बीमारी है, मैं अपने साथ OCD बता देता हूँ। तो थोड़ा सा खुशी भी होती है यार, आदमी ना किसी को जिक्र करता है, 4 लोगों में बैठा हुआ ना, क्योंकि हर बंदा अपने साथ एक नफ्सियाती मसला बताता है ना कि यार मेरे साथ ये नफ्सियाती मसला है। तो ये तो और प्रॉब्लम नहीं कर जाएगा, मतलब कि यार हमारे साथ इतने सारे नफ्सियाती मसले क्या करेंगे फिर, तो और आप फंसा रहे लोगों को ले आके। देखें, इसमें एक चीज़ समझें कि जैसे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना खाना काबा की ताबीर के टाइम पे कि ऐ अल्लाह मेरी आल में से उसको भेज जो तेरी आयतें लोगों को पढ़ के सुनाए, बिल्कुल, किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। अल्लाह ताला ने उस तरतीब को चेंज किया, तज़किया को किताब और हिकमत से पहले कर दिया। सही, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ शौरी इर्तिका का। सही है, या प्रॉपर मैचुरेशन ऑफ पर्सनैलिटी। सही है, सही है। यहाँ पे अब माजरा क्या है कि आपके पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई ऐसा स्टैंडर्ड या बेंचमार्क होना चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को असेस कर सकें। सही है, क्यों? क्योंकि अब तक जो आपकी पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन हुई है, आपके जितने भी सबकॉन्शियस बिलीव हैं, ये तो वो हैं जो लाशऊरी तौर पे आपने पिक किए हैं। सही है, एक सिंपल सी मिसाल, और ये लव मैरिज में तो ये बहुत वाज़ेह नज़र आती है। क्या? मेरे एक दोस्त है, उसकी लव मैरिज हुई। मैं कहा यार एक बात बताओ, तो मेरे तो लव मैरिज थी या
डिसाइडेड थी। कह रहे नहीं यार वाजे लव मैरिज थी। मैं कहा डिसाइडेड थी। कह रहा कैसे? मैं कहा तुम्हारे अंदर बहैज़ शौहर ऐसे मामलात हैं जो तुम्हारे वालिद में बहैज़ शौहर मौजूद है? कह रहा हाँ। मैं कहा तुम्हारे अंदर बहैज़ शौहर ऐसे मामलात हैं जो तुम्हारे ससुर में बहैज़ शौहर मौजूद हैं? कह रहा हाँ। मैंने कहा भाभी की साइड पे आते हैं। बीइंग अ वाइफ उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ या खसूसियात हैं जो आपकी वालदा के अंदर मौजूद हैं, यानी भाभी की सास। और बीइंग अ वाइफ क्या भाभी के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो भाभी की अपनी वालदा के अंदर हैं? सही है। ठीक है। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन 101। उनके माइंड में जो खाका था, यानी मर्द हजरात अपनी वालदा जैसी वाइफ चाहते हैं ताकि वो अपने वालिद जैसे शौहर बन सके, और ख़वातीन जो हैं वो अपने वालिद जैसा शौहर चाहती हैं ताकि वो वालदा जैसी वाइफ बन सकें। सही। और जब दोनों प्रोग्राम्स की फ्रीक्वेंसी सेम थी, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन 101। अच्छा। मैंने कहा अब ये बताओ, हाँ, ये लव मैरिज थी या जो तुम्हारी पर्सनालिटी की जो फॉर्मेशन है जो लाशौरी तौर पे हुई है, वो डिक्टेट करी थी चॉइस? सही। सर पकड़ के बैठ गया बेचारा। हाँ। कह रहा क्या बातें कर रहा है यार? मैंने कहा हमारी चॉइसेस भी हमारा माइंड डिक्टेट कर रहा होता है। सही है। जो ह्यूमन परसेप्शन की डिस्टॉर्शन है, या जिसको हम कहते हैं धोखा, इंडियंस कहते हैं मायाजाल, मैट्रिक्स, वो क्या है? क्या आप हकीकत देख भी पा रहे हैं कि नहीं? सही है। तो उसमें जो यकीन है, बिलीव्स को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि किसी भी चीज़ को मल्टीपल व्यू पॉइंट से देखें। अच्छा। अम्मार भाई को मेरा झगड़ा हो गया, ठीक है भाई, झगड़ा क्यों हुआ? अम्मार भाई का दिमाग ख़राब है। ओके, ये मेरा व्यू है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है अम्मार भाई बुरे आदमी नहीं है, लेकिन शायद उलझे हुए हों, इसलिए गुस्से में शायद मेरे साथ गलत कर गए। एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या? मैंने कोई उल्टी हरकत की होगी, बंदे को गुस्सा आ गया। ठीक है। ठीक है। तो मल्टीपल व्यू पॉइंट से सिचुएशन को देखें। सही है। अब फिर देखें कि अंदर से आवाज़ क्या आ रही है, कि एक्चुअली हुआ क्या है। सही है। एक तो है ना फ़ौरन दूसरे पे फतवा चिपकाया था, भाई ये तो ऐसा ही है, वो हरकत ना करें। सही। क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं और आपको ख़ुद को अंदाज़ा नहीं है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। क्या आप हकीकत देख भी पा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना इनफरादी हकीकत या सब्जेक्टिव रियलिटी, और यूनिवर्सल ट्रूथ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है। जैसे सूरज मशरिक से निकला, मगरिब में गुरूब हो गया, सब ये कहेंगे। ठीक सही है, बिल्कुल। लेकिन जो आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, लोग जनरलाइज क्यों करते हैं? जिन मर्दों ने शादी में चोटें खाई हैं, उनके नज़दीक सारी औरतें पागल हैं। सही है। जिन औरतों ने शादी में मसले झेले हुए हैं, उनके नज़दीक सारे मर्द जालिम हैं। सारे मर्द बुरे। ये जनरलाइजेशन क्यों है? क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वही तो हमारी बिलीफ पे असरअंदाज हो रहा है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम अपने माजी में जी रहे हैं। हमारा माजी हमारे मुस्तकबिल को डिक्टेट कर रहा है। ठीक है। इसके लिए आपके पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को मल्टीपल व्यू पॉइंट से देखें। सही है। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम यह है कि अगर किसी भी बात के 70 गुमान हो, यानी 70 पॉसिबिलिटीज़ हों, सही है, तो तुम सबसे बेहतरीन गुमान को लो। सही है। 70 बुरे अच्छे करे, फिर 71वां जाके कहीं बुरा है ना, वो भी शायद है नहीं। ठीक है, ऐसा ही है। तो जो 70 गुमान है उनमें जो सबसे बेहतरीन है उसको अडॉप्ट करो। क्यों है? ताकि जो ह्यूमन परसेप्शन की डिस्टॉर्शन है आप उससे बच सकें। सही। जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आपको हकीकत देखने से रोक रहे हैं। लेकिन कर तो नहीं सकता ना इंसान, ये तो कहना तो चले सही, जैसी बात है, दीन की भी एक तालीमात है, लेकिन करना क्या आसान होता है? बिल्कुल होता है। कैसे? अगर सिर्फ गुमान पे हम बात कर लें कि हम किसी के अच्छा गुमान, हम पॉजिटिव थिंकिंग करें कहाँ से, कैसे करेंगे हम? पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करें। हाँ, मतलब गुमान ही अच्छा कर लें। रियलिस्टिक थिंकिंग। हाँ, रियलिस्टिक थिंक। पहली बात तो हमें पता कैसे चलेगा कि रियलिस्टिक चीज़ है क्या, हकीकत है क्या? उस चीज़ को मल्टीपल व्यू से क्वेश्चन करें। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपका मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है। भाई इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या बनी? हमारा भाई चिड़चिड़ा है। ठीक है। दूसरा क्या है? मैंने कोई उल्टी हरकत की जिससे हमारा भाई को गुस्सा आ गया। सही है। ठीक। तीसरा क्या हो सकता है कि शायद उस वक्त हम दोनों ही एग्जॉस्टेड थे और इमोशनली इतने वीक थे कि ज़रा सी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गए। ठीक है। सही है। हाँ, ऐसा होता है बेशुमार दफ़ा। तो अब क्या होगा जब ये देखेंगे दिल को कौन सा जवाब नज़दीक तरीन लग रहा है। सही। दिल क्या कह रहा है कि यार ये बात सही है, हकीकत है, जो फला मामला था वो गलत था, ये बात जो कौन सा जवाब ऐसा है जो दिल के करीब तरीन है, सही है, उसको एक्सेप्ट कर लें।
क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना दिल की आवाज़, ये वही आपका वो ज़मीर है जो आपको गाइड कर रहा है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी का जो जीपीएस सिस्टम है वो आपका दिल है। सही है। और इसीलिए जितने भी हाई अचीवर्स हैं वो हमेशा आपसे क्या बात करेंगे, फॉलो योर हार्ट। स्टीव जॉब्स मर गया, वो भी यही कहते हुए गया कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन। सही है। क्यों? क्योंकि जो आवाज़ आपके अपने अंदर से आती है ना उसकी पावर अलग है। ठीक है। वो अपनी इमोशनल एक्सेप्टेंस को लेकर आती है। आपको इमोशनल हीलिंग करनी नहीं पड़ती। ठीक वो है। सारे ब्लॉक्स, बिलीफ, इमोशन सब तोड़ती हुई जाती है। सही है। ठीक है। तो जब आप अपनी ज़ात को खरीदना शुरू कर दें, और हमारे भाई ये इतना आसान मेथड है, अगर एवरेज पर्सन भी है तो वो सिंगल सेशन में सीख सकता है। अच्छा। ठीक है। और मैं आपको करवा के दिखा भी दूंगा कि उस मेथड के ज़रिए किस तरह से आप लाइफ का कोई भी मसला लेके आएँ। आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है कि तलहा मेरा ये मसला जो हल करना है, या मेरा एक मसला जो मुझे हल करना है। सही है। मसला क्या है, क्यों है, किसके हवाले से, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। सही है। सिंपल प्रोसेस गाइड करूँगा, 5 से 10 मिनट के अंदर आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। सही। उस चीज़ को करके देख लें, इंशाल्लाह कभी चोट नहीं खाएंगे लाइफ में। अच्छा। और ना उस चीज़ को लेके आपको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस फील होगी। मुख्तसर अगर बता सकें यहाँ पे। हमारे पास इसमें होता ही है कि जो भी सोच हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनने के चक्कर में नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है। ये काम नहीं करना। अच्छा। ये काम नहीं करना। अगर आपके ऊपर गम की कैफियत तारी हो रही है, गम को पूरी शिद्दत से महसूस करें। अच्छा। और नोटिस करें कि सोच क्या आ रही है। और फिर जब हम जज्बाती कैफियत और ख्यालात के बीच में स्विच करते हैं, ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना शुरू होते हैं। अच्छा। और उसी में आपको इनर रियलाइजेशन होती है कि इस सारे अमल में मेरे सीखने का सबक ये है, और अब आगे मैं ये काम करूँगा। ठीक है। ठीक है। 5 से 10 मिनट के अंदर ऑन एवरेज कोई भी मसला हल हो सकता है। अच्छा। यानी जिसको आप कह रहे हैं ना कि जिसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल ही नफसियाती, ऐसे बंदे को कोई 25-30 मिनट लग जाए तो वो एक अलग चीज़ है। सही है। वरना 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने जैसे दोस्त का प्रोसेस किया, उसकी वालदा के डेथ ट्रॉमा को रिजॉल्व करने के लिए 5 से 10 मिनट के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा उसको लिखवा दिया कि देखो लाइफ में जो भी पेन है इसको रेजिस्ट नहीं करो। ठीक है। इसको सप्रेस नहीं करो, अकेले में बैठ के अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत करो। सही है। और मेरी पर्सनल प्रैक्टिस क्या है, या जो मैं कोचिंग में लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई बेहतर तो ये है कि रात को सोते हुए 1 घंटा, सुबह उठते 1 घंटा, ये 2 जो टाइम है ना, ये अपनी ज़ात के लिए मुख्तस कर रहे हैं। सही अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो कम से कम आधा घंटा रात को सोने से पहले, आधा घंटा सुबह उठते ही क्या करें, अपनी ज़ात का तज़किया करें, अपने ख्यालात को, जज्बात को क्वेश्चन करें, ताकि आपके अंदर जितनी भी हलचल बेचैनी है वो आपको पैगाम दे रही है। सही है। कहीं पर लोग अगर आपकी तजलील कर रहे हैं तो शायद आपके लिए मैसेज ये है कि असर्ट योर बाउंड्रीज। हमारे यहाँ तो बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, नहीं है। और जिनके हकूक़ पढ़ाए जाते हैं, जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कुछ भी हो, उनके हकूक़ कितने के, आपका तो कुछ है ही नहीं। सही है। आपकी ज़िंदगी में सबका हक है सिवाय आपके। सही है। ठीक है। और इसीलिए अच्छे लोग हमें अपने माशरे में सफ़र करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जो लोग मिजाजन अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं, हमारे नज़दीक भाई बहुत तमीज़दार फरमाबरदार लोग हैं, वो इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी पर्सनल बाउंड्रीज थी वो उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं की। सही। अब ये बाउंड्रीज़ का साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी हद तक ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें बहुत सख्त है। जैसे एक टर्म इस्तेमाल होती है टॉक्सिक पेरेंट्स। हर पेरेंट टॉक्सिक पेरेंट नहीं होता। अच्छा। ठीक है। पेरेंट्स भी इंसान हैं, उनकी भी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन बीइंग अ ह्यूमन हुई। सही है। जो चीज़ें इंफॉर्मेशन एक्सेस और सारी नॉलेज हम तक आज एक्सेस हासिल है हमें, वो हमारे पेरेंट्स को नहीं था। ठीक है। उसके बावजूद हम जहाँ मौजूद हैं, हाँ, उन्हीं पेरेंट्स की बदौलत मौजूद है। बिल्कुल। जितने मर्जी इख्तलाफ हो जाए, क्या पेरेंट्स ने आपको उठा के घर से बाहर फेंक दिया? नहीं। आपको 100 शिकायतें हो सकती हैं। पेरेंट्स सख्त थे, हमने बचपन में लित्तर बहुत खाए, ठीक है ना, मौला बख्श वाली मतलब थेरेपी हमारी फुल रच गई हुई, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स आपको लेके चलते रहे। सही है। दे डिड देयर बेस्ट। ठीक है। जितना उनका शौरी सतह थी, जो कुछ उनके इल्म में था, उसके हिसाब से दे डिड देयर बेस्ट। आजकल के बच्चे को थप्पड़ भी नहीं लगा सकते आप, तो फिर अब क्या होगा? वो तो हाँ, यहाँ पे 2 इंतहा है ना, कि जैसे जो अथॉरिटी फिगर्स हैं वो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। कि जी अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का हर अमल सही है। अच्छा। क्यों? पेरेंट्स इंसान नहीं होते क्या? जब हर इंसान से गलती हो सकती है तो पेरेंट्स से भी हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। गलती को एड्रेस करो, आगे बढ़ो। ठीक। आप जब पेरेंट्स की तरफ से ये रेजिस्टेंस आती है तो फिर उसका, मैंने वही कहा कि नेचर का अपना एक बैलेंस है।
काउंटर रिएक्शन कहाँ से आता है? बच्चों की तरफ से। बच्चे फिर उतनी बागी होते चले जाते हैं। सही है। आपस में उलझने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा। ठीक है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बैठ के शुरू हो जाता हूँ उलमा कराम पे। उलमा ऐसे हैं, उलमा वैसे हैं, इन्होंने अपनी दुकानें चला रखी हैं, तो इनकी कुछ नहीं कर रहे, क्या उससे मेरी ज़िंदगी के मसले हल होंगे? नहीं। तरीक़ाकार क्या होगा कि मेरे हल्का बाब में मेरे आसपास दाएँ बाएँ जो भी उलमा कराम मौजूद हैं, मैं उनसे रहनुमाई के लिए रुजू करूँ। अगर मेरा दिल उनकी बात से मुतमईन नहीं होता तो फिर मैं अपने जवाबात जो है वो ख़ुद तलाश करूँ। उन पे तबर्रा करने से, उनको कोसने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। सही है। उलमा कराम अपनी ज़िम्मेदारी जो समझाने की है वो पूरी आवाम पर डाल देते हैं कि ये दीन से दूरी का नतीजा है। ऐसा ही भाई, अगर दीन से दूरी का नतीजा है तो कराची से लेकर खैबर तक इतने मदरसे कौन चला रहा है? यहूदी। इसी दीन से दूर आवाम के चंदे से चल रहे ना। जी हाँ। ठीक है, तो आवाम दीन से दूर कैसे हो गई? अच्छा, सियासी जमातों में भी आप देखें तो दीनी जमातों का अपनी एक पावर है पाकिस्तान में। सही। तो ये दीन से दूर आवाम है कौन जिसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, अवामी सतह पे गलती क्या है कि चीज़ों को, मुझे मैं कहता सीखने का अमल, हाँ। बस कोई ख़ुद हमें करवा दे। मुझे अम्मार भाई बता दें कि मसले का हल क्या है। सही है। अम्मार भाई, मसले का हल पता चलने के बाद उस पर अमल भी करना होगा। करना है ना। हाँ। और इस पर भी पूरी बात नहीं खुलेगी। हाँ। वो अमल किसी को तो सिखाओ। सही। छोटे बच्चे को सिखा दो, बहन भाइयों में किसी को सिखा दो, दोस्तों में किसी को सिखा दो। सही। ताकि फिर जाके आपको बात पूरी तरह से समझ में आएगी। अब चाहे दीन हो, दुनिया हो, सीखने का अमल हम पूरा करते हैं? नहीं करते। और जब नहीं करते तो दूसरी ख़राबी क्या होती है? हम अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी को ऑन नहीं करते। सही है। अब जब मैं अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी ऑन नहीं कर रहा, मेरे सारे मसलों की वजह अम्मार भाई हैं, तो फिर बैठो इंतज़ार में सही कि कब अम्मार भाई जो है वो तुम्हारे मसले हल करें। सही है। ज़ाती ज़िम्मेदारी होती है कि जो कुछ भी ज़िंदगी में है मैं बेख्तियार नहीं हूँ। सही है। मुझे मेरे अपने इख्तियार के साथ पैदा किया और उसी इख्तियार का तो जवाब देना मैंने अपनी कब्र में। सही है। तो कुछ ना कुछ मैं हिलजुल करूँ, कोशिश करूँ, मसाइल का हल निकालूँ। 21वीं सदी में जी रहे हैं, कौन सी चीज़ है जिस तक आपको एक्सेस हासिल नहीं है? सब कुछ हासिल है। ठीक है, ऐसे तो ये तो एक्सक्यूज़ ही फजूल है कि मुझे अम्मार भाई ने नहीं बताया, मुझे फलां भाई ने नहीं बताया। ठीक है। ठीक है, और अगर किसी की राय से आप एग्री नहीं करते देन यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़, सिंपल सी बात। चले तला भाई, बहुत अच्छा रहा आज कि आपने मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को मेरे ख्याल में आज हमने तफसील से डिस्कस किया है। ज़्यादा तफसील से बात करेंगे तो बात और बहुत अभी मौज़ूआत ऐसे कि जिनको हम चाह रहे थे कि डिस्कस करें। चलते चलते एक आध कोई छोटा सा मैं चाह रहा था कि एक आध चीज़ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, वो अगर आप उसको मुख्तसर तौर पर बता सकें। वो ये कि हमारे यहाँ जब भी कोई माशरे में परेशानी, तकलीफ़ या कोई नफसियाती मसाइल के शिकार लोग मिल रहे होते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया कि आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो दूसरी तरफ से जो मुझे कहा जाता है, बताया जाता है या आपको बताया समझाया जाता है कि यार देखो उसके अमल पे मत जाओ, दिल का बहुत अच्छा है। ये एक जो हमारे यहाँ बड़ा अहम मसला आता है वो ये आता है कि यार ये दिल का बहुत अच्छा है, तो जज्बात में आके या गुस्से में आके इसने ऐसा फ़ैसला कर लिया है, वरना दिल का बहुत अच्छा है। दिल का अच्छा होना होता क्या है नफ्सियात में? चलिए, मैं भी इस बात को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मान लेते हैं कि सामने वाला फर्द दिल का अच्छा है, लेकिन उसके दिल की अच्छाई वो उसका अपना किरदार है। ठीक है, जो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, इससे उसको हक नहीं मिल जाता मेरे साथ बदतमीजी करने का। हाँ, यही जो सवाल है ना असल में, तो हमारे तो यही यहाँ जो नासे हजरात से गलती हो रही है कि वो बाउंड्रीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं किसी भी कैपेसिटी में हूँ, मैं बेटे की कैपेसिटी में हूँ, मैं शौहर की कैपेसिटी में हूँ, मैं भाई की कैपेसिटी में हूँ, मैं बाप की कैपेसिटी में हूँ, मेरे अपने रिश्ते की कुछ हदूद हैं। सही है। उन हदूद से बाहर जाना और बाहर जाके अपने फैसले दूसरे पे मुसल्लत करना, चाहे वो फर्माबरदारी के नाम पे हो, चाहे वो तमीज़ तहजीब के नाम पे हो, सही, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है। ठीक है, यानी मेरे आप बैठे हुए चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीज़ मैंने लाइफ से सीखी हैं, मैंने आपके सामने क्लियर रख दी। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है, गो फॉर इट, नहीं आती है, यू फाइंड योर ओन आंसर्स। ठीक है। इट्स नॉट माई जॉब कि मैं अपनी मर्जी आपके ऊपर थोपने बैठ जाऊँ, लेकिन घरों में यही तो हो रहा है। घरों में, माशरे में, सोसाइटी में, ऑफिस में, जॉब्स में, हर जगह मेरे ख्याल में यही एक माइंडसेट हमारे यहाँ यही है। हर जगह यही हो रहा है। हाँ। अब ये चीज़ें मेरे कहाँ समझ में आती है? बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट में। आपके फैसले करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। आपको समझाने के बाद मुझे आपको इतना मार्जिन देना होगा कि आप अपने सही और गलत के फैसले कर लें। बाउंड्रीज हैं क्या? इसको भी मुख्तसर अगर बता दें। इंसान के कुछ हुकूक हैं जो अल्लाह ताला ने उसको दिए। ठीक है। ठीक है, जैसे हमने शख्सियत की फॉर्मेशन में हम बात कर रहे थे ना कि बिलीफ, इमोशन
थॉट एंड देन चॉइसेस। ठीक है। तो वो जो चॉइसेस का पार्ट है वो पूरा का पूरा आपका है। अच्छा। अपनी ज़िंदगी के फैसले करना, भले सही हो गलत हो, वो आपका अपना इख्तियार है। वो ना मेरा इख्तियार है और मेरे हिसाब से ना ही वो पेरेंट्स का इख्तियार है। अच्छा, ये तो इससे तो फिर माशरे के अंदर तो टूट फूट हो जाएगी, हमारा तो माशरा बिखर जाएगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारे जो फ़ैसले हैं वो तो आपके बड़े लेते हैं, घर वाले लेते हैं, वालिदैन लेते हैं, बड़े बहन भाई लेते हैं। कोई ना कोई माशरे का एक फ़र्द होता है जो आपके फ़ैसले लेता है, और फिर जब अगर फ़ैसला सही हो तो भी वो खड़ा रहता है, गलत हो तो भी आपके साथ खड़ा रहता है। जब आप इंडिविजुअली फ़ैसला लेंगे, जो भी मैंने शुरू में भी आपसे कहा थी, मैं फिर बोलूँगा जाओ भाड़ में यार, जब तुमने फ़ैसले खुद लिया है तो मैं तुम्हारी किसी चीज़ का ज़िम्मेदार क्यों होऊंगा। तो उससे तो हम माशरे के अंदर मज़ीद लोगों को इनफरादियत का शिकार कर देंगे और उनको मज़ीद तनहा कर देंगे और मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो उसके बाद तो फिर साइकोलॉजी के मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बताएं, हाँ कि फ़र्द अगर इनफरादी तौर पे फैसले लेता है हाँ। और आप उसके फैसलों से ज़िद हो रहे हैं या गुस्से में आ रहे हैं, तो क्या ये वतवासौबिल हक़ और वतवासौबिल सब्र वाला एरिया कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा? हो रहा होगा, यकीनन। ठीक है, लोगों के फैसले करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हर फर्द जिस जगह पे उसकी ज़िम्मेदारी वहाँ है। ठीक है। जैसे वालिदैन है ना, तो एक ख़ास एज तक, हाँ। और ये भी एक अच्छी खासी बड़ी डिबेट है कि किस एज तक बच्चों की किरदार साजी और तरबियत करना वालिदैन के ज़िम्मे है। ठीक है। उसके बाद बच्चे अपने गुनाह सवाब के खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, फिर वालिदैन के ज़िम्मे नहीं है। ठीक है। तो बच्चों का जो तरबियत का टाइम है उसमें ये सिखाना कि अपने फ़ैसले करते कैसे हैं, वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है। बच्चों के फैसले खुद करने बैठ जाने ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है। ठीक है। ठीक है, इससे ना दोस्त अहबाब हैं और लोग हैं, वो आपके फैसले नहीं करेंगे। सही है। वो आपको समझा देंगे कि देखो जिस रास्ते की तरफ तुम जा रहे हो इसमें ये रिस्क है, सही है। अपने ऑप्शंस को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर लो। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि रिश्तों की मोहब्बत के नाम पे हम सामने वाले को गलती करने का मार्जिन नहीं देते। सही है। अगर गलती हुई तो क़यामत आ जाएगी। सवाल ये है इल्लल्लज़ीना आमनू वाला पार्ट। जब हम अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान ले आए हैं और अल्लाह ताला की ज़ात एब्सलूट है, तो अम्मार भाई की ज़िंदगी के सही गलत, नफ़ा नुकसान, मौत और हयात, इसके फैसले मैंने करने क्या? जिससे अल्लाह ताला ने पैदा किया वो देख लेंगे। सही है। सूरह फील वाला वाक़या, मेरे तो ऊँट है, मैं तो वो लेने आया हूँ, जिसका घर है वो जाने। सही है। वो देख लेगा। तो जो रब आपको पैदा करने वाला है ना, और जिस तरह से मैं और आप अपनी ज़िंदगी को तार चढ़ाव से गुजरे हैं, मैं तो मौत का मुंह देख कर आया हूँ। सही है। आपको भी डॉक्टर ने एक टाइम पे 6 महीने का टाइम दे दिया था। ठीक है। तो डॉक्टर कह रहा है कि आपके पास 6 महीने का टाइम है। ये कितने अरसे पुरानी बात है? 13-14 साल। ठीक है, जिस ज़ात ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है ना, उसके लिए चीज़ों को संभालना, हाँ। लोगों को समझाना, हिदायत देना, सिखाना कोई मसला नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है जितनी मेरी सकत है। ठीक है। उसमें भी अल्लाह ताला 2 चीज़ें मांग रहे हैं आपसे, नीयत और कोशिश। ठीक है, ठीक है। नीयत हमारी औनी पौनी होती है, कोशिश भी टूटी फूटी होती है। ठीक है। लेकिन अगर ये 2 एलिमेंट भी हम हल्के फुल्के पूरे कर देते हैं, अल्लाह ताला रिजल्ट्स दे देते हैं। ठीक। जो हमने कामयाबी की क्वेश्चन पढ़ी थी, माइंडसेट, स्ट्रेटजीज, एक्शन। अब मैं अगर उस इक्वेशन से ऑडिट करता हूँ तो मैं तो बिल्कुल खाली बैठा हूँ। सही। तो फिर जो कुछ मुझे हासिल हुआ कहाँ से हुआ? अपने रब की रहमत से हासिल हुआ या नहीं हुआ? सही है। सही है। लोगों के फैसले करना, उनकी ज़बरदस्ती सलाह करना मेरा मसला नहीं है। ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, शेयर कर दिया। किसी को समझ में आता 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता अपनी ज़िंदगी के जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब खुद तलाश करना। सही। ठीक है तला भाई, यार बहुत बहुत शुक्रिया आज भी आपके वक्त का, कि आपने हमारे लिए वक्त भी निकाला, और जो बहुत सारे लोगों के मसाइल थे अभी भी, जो क्योंकि मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात भी आए थे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उसको मज़ीद एक्सप्लेन होना ज़रूरी है, मज़ीद उसके अंदर कुछ वजाहत थी, जिसको आज आपने जो है वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके समझाया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, कि जिसको अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो पर्सनैलिटी के बहुत सारे इशूज़ को तकरीबन डील किया जा सकता है और उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं बहुत सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो नफ्सियात से रिलेटेड, जो हमारे माशरे में आजकल मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर जो है वो एड्रेस करते रहें, और आपसे भी टाइम लेते रहें। जैसे ही मौका मिले अगर आपको हम दोबारा पकड़ सकें तो आप दोबारा हाजिर होइएगा। तो एक दफ़ा फिर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि बाकी जो लोगों के मसाइल थे वो उसके अंदर हमने किसी हद तक डिस्कस किए। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।